Yo, welcome to Physics with Vinay Uppal. Let's start with rounding of numbers. So numbers को किस तरीके से राउंड ऑफ किया जाता है? तो suppose मेरे पास I have a simple example like 3.76. I want to round it off to one decimal place. So 3.76 is lesser than 3.8 and greater than 3.7. ठीक है? तो very straightforward. तुमको बस देखना है कि this number is closer to what? So if I want to round it off to one decimal place, DP को मैं decimal place के लिए short form use कर रहा हूँ, तो ये बन जाएगा this will become 3.8 because 3.76 is closer to 3.8, right? अगर मेरे पास 3.74 होता, that would be round off to one decimal place would be 3.7 because it's closer to 3.7, correct? But what about 3.75? ये तो equidistant है 3.7 और 3.8 से. तो जब ending number 5 है, तो you have to look at the previous digit. If it is odd, तो the convention is rule है ये round it up. तो मतलब ये बन जाएगा 3.8. Suppose I had 3.85. Now 3.85 is lesser than 3.9 and greater than 3.8. I want to round it off to one decimal place. तो 5 है equidistant है दोनों से. So then I will look at this, the left digit which is even. Because it is even, the rule says that you have to round it down. ये हमको rule याद रखना है. So 3.85 को round off to one decimal place would be rounded down 3.8. ठीक है? तो ये मेरा rule है. बाकी एकदम straightforward है rounding off. देख लो. Now let's look at the concept of significant digits. तो जब भी कोई क्वांटिटी मेजर करते हैं यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट, तो द इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट मेजर ऑल डिजिट्स. देयर इज ऑलवेज सम लिमिटेशन टू व्हाट वी कैन मेजर. ठीक है, कितना डिजिट्स तक अपन मेजर कर सकते हैं, वो एक लिमिटेशन है. सो फॉर एग्जांपल यू आर मेजरिंग सम, लेट्स से यू आर मेजरिंग द मास ऑफ सम ऑब्जेक्ट एंड यू मेजर द मास एज 45.268 kilograms. ऐसा तुम्हारा डिवाइस ने, वेइंग मशीन ने रीडिंग दिया. ठीक है, इसका मतलब वो क्या क्या मेजर किया? फर्स्ट डिजिट मेजर किया, सेकंड डिजिट मेजर किया, 3, 4, 5 डिजिट्स मेजर किया. ठीक है, however there is always some least count, there is always a smallest unit that the weighing machine can measure. तो ये जो 8 वाला डिजिट है, we say that is the least significant digits. These are all called significant digits. ठीक है, तो वो मेरा मोस्ट अनसर्टन डिजिट है. बाकी सब मुझे पता है डिजिट्स क्या है. ये वाला, इसमें कुछ अनसर्टेनिटी रहेगा जो एरर वगैरह के बारे में और अपन पढ़ेंगे. ठीक है, इसके आगे भी एक्चुअल जो वैल्यू है, जैसे किसी का मास मेजर कर रहे हो, एक्चुअल वैल्यू इज नॉट प्रिसाइजली 45.268. व्हेन यू मेजर दिस इज अ मेजर्ड वैल्यू. इट डज नॉट मीन कि ये 8 जो है उसके आगे सब 0 0 0 0. नो, इसके आगे द डिवाइस कैनॉट मेजर. That is the conclusion कि your device cannot measure after this point. ये खुद least significant digit है, last digit, उसमें uncertainty है. बाकी सब certain है, बाकी सब digits measure कर लिया, इसमें uncertainty है, और उसके आगे तो बिल्कुल measure नहीं कर पाए. ठीक है, तो कितने significant digits measure किए? We count this also as significant only, last one. So 5 significant digits, उसको SD से represent कर रहा हूँ. Alright. Suppose you have 45.2680. किसी और डिवाइस को तुम लेकर आए, दैट मेजर्स दिस, दैट मींस दैट हैज आल्सो मेजर्ड द नेक्स्ट डिजिट. ये दोनों मेजर्ड वैल्यूज इक्वल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे मुझे पता नहीं 8 के बाद क्या है, यहाँ पे मुझे पता है 8 के बाद 0 है, बट 0 के बाद क्या है वो नहीं पता. सो दिस इज अ बेटर डिवाइस व्हिच इज मेजरिंग 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स. ऐसे, ऑलराइट. तो ये जो था, मैंने डेसिमल नंबर्स का बताया. इफ यू लुक एट इंटीजर्स, the rule for counting significant digits is a little different. तो इंटीजर्स के केस में अगर मैं देखूं 4, 5, 2, 6, 8. ठीक है, तो कितने डिजिट्स मेजर किया?
ऐसा 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 मास, ऐसा मेजरमेंट है, इतना मेजर किया हुआ है 45268 kg, तो कितना सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गया? 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गया, ठीक है। ऑल्दो दिस इज वेरी लार्ज नंबर, लेट मी टेक ग्राम्स, ठीक है, ग्राम्स ले लेता हूं। ओके, तो 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स मेजर कर लिया, ऑलराइट। हाउएवर, अगर दूसरा कोई मेजरमेंट है 45268 ग्राम्स, कोई और ऑब्जेक्ट है, तो इसमें वी डू नॉट काउंट दिस एज सिग्निफिकेंट, दिस इज द रूल, ओके। व्हाई दिस इज द रूल वो भी मैं बताता हूं, बट दिस इज द रूल दैट मेक्स इट कन्वीनियंट टू टेल द अदर पर्सन हु इज रीडिंग योर रिपोर्ट। तुमने कुछ मेजरमेंट करके रिपोर्ट बनाया, तो दूसरा जो पर्सन पढ़ रहा है उसको ये रूल से वो उसको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, और इसका क्यों रीजन ऐसा, इसको जीरो को क्यों नहीं सिग्निफिकेंट है वो मैं बताता हूं। तो हियर बेसिकली ओनली 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर प्रेजेंट, सो ओनली दीज आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड ट्रेलिंग जीरो, लास्ट में जो भी जीरो है आर नॉट सिग्निफिकेंट, ये रूल है। This is the way our notation and the rule set for significant digits is constructed. ऐसा क्यों है वो भी मैं बताता हूँ। एक और एग्जांपल मैं देता हूँ कि जैसे 45,000 grams. So this is an integer, ठीक है। So just an example, 45,000 grams. If someone tells you कि इसका mass 45,000 grams है as measured in an experiment, तो how many significant digits is the person telling you? 2. These trailing zeros are not significant. Okay, that is a rule. Now let me tell you why that rule is there. क्योंकि suppose किसी ने measure किया 45 kg, measure कर लिया। Now that person wants to report the value in grams, तो वो क्या करेगा? 1000 से मल्टीप्लाई कर देगा। अब यूनिट चेंज करने पे ऐसा तो नहीं है ना कि तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट और बेटर हो गया कि और सिग्निफिकेंट डिजिट्स मेजर करना शुरू कर दिया, करेक्ट। सो 45 kilograms has 2 significant digits, but this is also the same as writing 45,000 grams, but that should also have 2 significant digits। ऐसा तो नहीं है कि यूनिट चेंज करने पे अपना प्रेसिशन बढ़ गया, तो therefore this also has 2 significant digits, and that is why the rule set was constructed in such a manner कि integers के लिए these trailing zeros are not considered to be significant। Now ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट ने एक्चुअली 45,000 ही मेजर किया, ये सारे जीरोस मेजर किया तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट, तो वो कैसे अपन रिपोर्ट करेंगे? देन इफ यू रिपोर्ट इट एज दिस 45,000 विद अ डेसिमल प्लेस, देन द डेसिमल नंबर्स का रूल विल अप्लाई। इन दैट केस ऑल ऑफ दीस आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। व्हेन यू प्लेस अ डेसिमल पॉइंट, देन डेसिमल नंबर बन गया ये, दिस इज नो लॉन्गर अ इंटीजर, दिस इज अ डेसिमल नंबर, तो डेसिमल रूल्स विल अप्लाई। तो ये सारे सिग्निफिकेंट है। डेसिमल में अगर तुमने लिखा 4500.0, दीज आर ऑल सिग्निफिकेंट जीरोस। डेसिमल में दीज आर ऑल सिग्निफिकेंट, ठीक है। 4505.0 कितना है? 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ओके। दीज आर ऑल डेसिमल नंबर्स, ऑलराइट। तो इंटीजर में ट्रेलिंग जीरोस आर नॉट कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट, डेसिमल में इट इज फाइन, ओके। आई होप यू अंडरस्टूड। देख लो। नाउ व्हाट अबाउट प्रीसीडिंग जीरोस? जो लेफ्ट में, अभी तक तो अपन ने राइट में जीरोस देख लिया, व्हाट अबाउट लेफ्ट में जीरोस? सो जैसे कि मेरे पास ऐसा है 0.05, तो ये डेसिमल नंबर है, तो दीज आर कंसिडर्ड नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है। अगेन फॉर द सेम रीजन दैट वी सॉ इन इंटीजर, यूनिट कन्वर्जन में गड़बड़ हो जाएगा। व्हेन यू राइट 5 grams, कितना सिग्निफिकेंट डिजिट है? 1, करेक्ट। तुमने किसी ने मेजर किया 5 grams बोल दिया, तो कितना सिग्निफिकेंट डिजिट? 1। अब बट सपोज यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू एसआई यूनिट्स, किलोग्राम, तो यू विल राइट इट एज 0.005 grams, तो इसमें भी 1 सिग्निफिकेंट किलोग्राम, सॉरी, इसमें भी 1 सिग्निफिकेंट डिजिट ही होना चाहिए ना। सो दीज प्रीसीडिंग जीरोस आर कंसिडर्ड नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है। फॉर द सेम रीजन, सिमिलर रीजन जो अपने इंटीजर के केस में ट्रेलिंग जीरोस नहीं था, डेसिमल के केस में लेफ्ट में जो जीरोस है वो नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है। सो अभी तुम ट्राई करो नंबर्स जस्ट मैं लिख रहा हूँ, एंड जस्ट ट्राई एंड फिगर आउट हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर प्रेजेंट। तो एक 0.5 है, एक 0.50, 0.050,
5.00050 ठीक है। तो और एक और दे देता हूँ 50 पॉइंट। ऑलराइट, तो कितने नंबर दिए? 6 नंबर दिए, 6-7 नंबर दिए। जस्ट ट्राई एंड फिगर आउट, पॉज द वीडियो, ट्राई एंड फिगर आउट कि कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं इन ईच नंबर। ओके, ऑलराइट, इसमें कितना सिग्निफिकेंट डिजिट्स है? यहाँ पे जो जीरो है लेफ्ट में वो मैटर नहीं करता है, तो दिस विल बिकम 1 सिग्निफिकेंट डिजिट, इसमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट, यहाँ पर अगेन these zeros don't matter, so this also has 2 significant digits, 3 significant digits, this is integer। तो ये वाला जीरो नहीं मैटर करेगा, ये वाला जीरो तो कुछ भी, मतलब मैं लेफ्ट में कितना भी जीरो लगा दूं उससे थोड़ी ना एक्यूरेसी बढ़ने वाला है, करेक्ट। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है? 1, इंटीजर है ना, तो ये वाला जीरो भी नहीं मैटर करता और ये वाला तो करेगा ही नहीं, तो 1 सिग्निफिकेंट डिजिट। दिस इज डेसिमल, दिस जीरो डजंट मैटर, ये जीरो का तो ऑब्वियसली सिग्निफिकेंट नहीं है। 1 2 3 कंसिडर इट एज डेसिमल नंबर, 1 and 2 सिग्निफिकेंट डिजिट, ठीक है। आई होप यू आर ऑल्सो एबल टू गेट इट। देख लो, तो अभी सारे अपन ने रूल्स डिस्कस कर लिए सिग्निफिकेंट डिजिट्स के। हाउएवर द बेस्ट वे टू रिपोर्ट एन आंसर, एंड दैट इज द वे इट इज डन इन द साइंटिफिक कम्युनिटी, रिसर्च वगैरह करते हो तो रिपोर्ट्स जब लिखते हो, तो द वे वी डू इट इज नॉट द वे वी स्टडीड राइट नाउ, बट वी यूज व्हाट इज ऑल्सो नोन एज द साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या है? सो फॉर एग्जाम्पल 450 किलोग्राम्स है सपोज, ये मेरा मेजर्ड क्वांटिटी, कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है? 2। आई एम गोइंग टू राइट इट इन दिस मैनर, 4.5 into 10 power 2। तो पूरा सिग्निफिकेंट डिजिट्स का जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर कंटेन्ड है। दिस हैज नथिंग टू डू, ये जो दिस इज जस्ट अ मल्टीप्लायर एक्सपोनेंट, दैट हैज नथिंग टू डू विद सिग्निफिकेंट डिजिट्स। सारे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो है वो यहाँ पर कंटेन्ड है, ठीक है। तो वी आर ऑलवेज गोइंग टू एक्सप्रेस इट एज डेसिमल नंबर जिसके लेफ्ट में एक डिजिट रखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए? 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, करेक्ट। सपोज आई हैड 450 डॉट, मतलब क्या? नाउ दिस इज टू बी ट्रीटेड एज अ डेसिमल नंबर, तो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? सिंपल, 4.5 जीरो लगा दो तो ये 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए। सो वी रिपोर्ट आवर वैल्यूज इन व्हेनेवर यू डू रिसर्च और यू रिपोर्ट सम एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट मिला, जो नंबर्स मिले, वो इस तरीके से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। सो इसमें कभी भी एम्बिग्विटी नहीं होगा। दिस हैज 2 significant digits, this has 3 significant digits, right? Suppose you have 1.553 kg, ये तो सिंपल है। क्या लिखूंगा मैं? 1.553, डेसिमल के हमेशा लेफ्ट में एक ही डिजिट रखना है, इंटू 10 power 3 kg, ठीक है। कितना सिग्निफिकेंट डिजिट्स? 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, राइट। सपोज आई हैव 0.050, इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है? 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है ना, ये तो प्रीसीडिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है डेसिमल नंबर में, तो कितना हो जाएगा? 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है तो 5.0 लिखूंगा इंटू 10 पावर -2, करेक्ट, ठीक है। नो एम्बिग्विटी हियर इन द साइंटिफिक नोटेशन, ऑलराइट। एंड ये जो है वो अपने को ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड भी बता देता है। So order of magnitude is this exponent. So let me just do it on a fresh board. पहले ये देख लो. Let's look at the concept of order of magnitude. तो जैसे कि मेरे पास in general suppose मेरे पास नंबर है a into 10 raised to b scientific notation में. तो इसमें b is called the order of magnitude. If a is less than equal to 5 and b plus 1 को अपन order of magnitude बोलेंगे if a is greater than 5, ठीक है। So for example मेरे पास suppose 4.7 into 10 raised to 3 है, तो इसका order of magnitude कितना हो जाएगा? 3। मेरे पास 5.2 into 10 raised to 4 है, तो इसका order of magnitude 5। b plus 1 ना 5 से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये कन्वेंशन है, रूल है, वो अपने को मानना है। सो इट्स जस्ट ऑर्डर मैग्नीट्यूड जस्ट गिविंग अस एन एस्टिमेट ऑफ हाउ बिग दैट नंबर इज, ओके। नेगेटिव भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल इफ आई हैव 6 into 10 power
-3, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज, ये 5 से ज़्यादा है, सो -3 + 1, -2 इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो कभी कभार ऐसा भी बोलते हैं कि दिस नंबर हैज ऑर्डर ऑफ 10⁻³ एंड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एज 3। तो ये पूरे 10⁻³ को सिर्फ ऑर्डर बोलते हैं और 3 को ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोलते हैं। एक्सपोनेंट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, द एंटायर मल्टीप्लायर इज कॉल्ड सिंपली ऑर्डर। ओके, तो मतलब ऐसा एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, देख लो। लेट्स नाउ लुक एट द रूल्स व्हेन यू मल्टीप्लाई और डिवाइड टू मेजर्ड नंबर्स। तो फाइनली अपने को जो कैलकुलेटेड नंबर आएगा उसको कैसे राउंड ऑफ करेंगे। तो सी, तुम अगर मेजर कर रहे हो, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल इटसेल्फ। लेट्स से कुछ एक नंबर मेजर किया 2.5 और दूसरा नंबर मेजर किया 0.50, ठीक है। और ये दो मेजर्ड, दीज आर बोथ मेजर्ड क्वांटिटीज और उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने दो मेजर किया, नाउ वी आर मल्टीप्लाइंग एंड ट्राइंग टू फाइंड अ न्यू क्वांटिटी, बट दिस न्यू क्वांटिटी इज नॉट measured, it is calculated, but it is calculated from numbers that are uncertain। इसमें uncertainty है ना कोई दोनों numbers में, correct? तो that means our number जो calculate करके मिला, that should not have more precision than these numbers, correct? ये 2.5 में कितने significant digits हैं? 2 significant digits हैं, और इधर चलो मैं 0.500 कर देता हूँ। तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट डिजिट है? 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। तो जो नंबर मिलेगा वी हैव टू राउंड इट ऑफ टू द नंबर विद द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स। क्यों? क्योंकि ये जो 2.5 उसी से फाइनल आंसर आ रहा है। इसमें जितना प्रिसिशन है, मतलब इसमें जितना सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, उससे ज्यादा कैसे आ सकता है अपने को कैलकुलेटेड नंबर में, करेक्ट? तो जो इसमें से जो भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कम है वहीं तक अपने को राउंड ऑफ करना है, ऑलराइट? तो सबसे पहले जस्ट डू योर कैलकुलेशन नॉर्मली, ये सब रूल्स भूल जाओ, राउंडिंग ऑफ भूल जाओ, जस्ट नॉर्मल मैथ्स की तरह कैलकुलेट करो, देन यू राउंड ऑफ। तो 2.5 इंटू 0.5 कितना होता है? 1.25, करेक्ट? एंड यू वांट टू राउंड इट ऑफ टू 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स मतलब 1. सो यहाँ पर ये जो 5 है वो ऑड है, सॉरी 5 इज 1.25, तो 2 significant digits will lie between 1.3 and 1.2, correct? So I have to choose equidistant, है ना? So this is even, and therefore we will round it down. So therefore my final answer would be 1.2. All right, 2 significant digits. यहाँ पे decimal places की नहीं बात कर रहे, significant digits के टर्म्स में बात कर रहे हैं। देख लो, एक और क्वेश्चन मैं तुमको देता हूँ। So let's see, I give you 7.00 into 1.5. These are all measured quantities. So round off the final answer appropriately and figure out कि क्या आंसर होगा। Try करो। Okay, so 7 into 1.5 पहले ऐसे कर लेते हैं, 10.5 हो जाता। अच्छा, अभी इसमें कितने 3 significant digits है, इसमें 2 significant digits. So I'll round it off to 2. If I round it off to 10, ये पहले तो देखो यार, ये 5 है, सो 10.5 लाइज बिटवीन 11 and 10, करेक्ट? तो किसको, व्हाट शुड आई चूज? 0 इज इवन, सो आई विल चूज द लोअर नंबर। सो कैन आई चूज 10? डज दिस हैव 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स? नो, बिकॉज ये इंटीजर के फॉर्म में लिखा मैंने, करेक्ट? तो मुझे एक डेसिमल डालना पड़ेगा यहाँ पर। दिस हैज 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। और वी कैन यूज साइंटिफिक नोटेशन विच इज द बेस्ट फॉर्म, कि I can just write your answer is 1.0, तो 2 significant digits हो गए into 10⁻1, ठीक है? देख लो, डिविजन में भी सेम ही रूल है। सो फॉर एग्जाम्पल if I give you 7.0 divided by 3.50, ओके, फटाफट ट्राई करो कितना आएगा।
तो 7/3.5 कितना 2 होना चाहिए, और सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या, न्यूमरेटर में 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, डिनोमिनेटर में 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, तो ओवरऑल कितना 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स रखेंगे अपन, सो 2.0, ठीक है, दिस विल बी आवर आंसर, राइट। और एक और क्वेश्चन दूँ, एक और क्वेश्चन करते हैं, ट्राई इट आउट, ट्राई दिस क्वेश्चन आउट। ऑलराइट, तो इसमें 1.75 डिवाइड बाय 0.07, तो सबसे पहले तो कैन आई जस्ट राइट दिस एज 25, ये तो हो गया मेरा 25 नॉर्मल कैलकुलेशन। अभी मेरे को राउंड ऑफ करना है अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ऊपर कितना सिग्निफिकेंट डिजिट्स है 3, पर नीचे कितना है 1, एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट है नीचे, करेक्ट। ये जीरोस जो है वो तो नॉट सिग्निफिकेंट है, सो एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट तक मुझे इसको राउंड ऑफ करना है। सोचो, सो हाउ विल आई राउंड इट ऑफ, 25 को आई वांट टू राउंड इट ऑफ टू वन सिग्निफिकेंट डिजिट, सो 25 लाइज बिटवीन 30 एंड 20, करेक्ट। कहाँ पे मैं ले लूँगा, 5 के लेफ्ट में जो है वो इवन है, सो आई विल राउंड इट डाउन, सो दिस राउंड ऑफ वुड बी टू 20, एंड 20 हैज वन सिग्निफिकेंट डिजिट बिकॉज इंटीजर में 0 इज नॉट सिग्निफिकेंट, ऑलराइट। सो माय फाइनल आंसर वुड बी 20। ओके, सो 1.75 डिवाइड बाय 0.07 विल बी 20। तो इतना गंदा आंसर क्यों आ रहा है, इतना बड़ा अप्रॉक्सीमेशन क्यों करना पड़ रहा है, बिकॉज योर इंस्ट्रूमेंट इज सो बैड दैट इट इज ओनली मेजरिंग वन सिग्निफिकेंट डिजिट। तो नॉर्मल एक्सपेरिमेंट्स में सिर्फ वन सिग्निफिकेंट डिजिट तो नहीं मेजर करता कोई, मतलब इफ यू आर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट then you usually use good instruments which can measure multiple significant digits, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट इतना खराब है कि डिनोमिनेटर का क्वांटिटी सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट मेजर कर रहा है, एंड दैट इज व्हाई वी आर गेटिंग सच मतलब सच बैड रिजल्ट बोल सकते हो तुम। इतना बड़ा अप्रॉक्सीमेशन अपने को करना पड़ रहा है, मतलब इतना बड़ा राउंडिंग करना पड़ रहा है, ठीक है। ऑलराइट, देख लो, लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन दैट केम इन JEE 2025। मेरे पास ऐसा दिया y equals 32.3 into 1.25 divided by 27.4. The reported value of y should be what? All these are measured values with significant digits. तो सबसे कम significant digit कौन से नंबर में, उस हिसाब से हम देखेंगे। तो 32.3 and 27.4 both have 3 significant digits. So we have to round it off to 3 significant digits. So you don't have to do the actual calculations. If you look at the options, हर एक में अलग अलग number of significant digits है। तो 3 significant digits किस में है, इसमें है। रिमेंबर 0 इज नॉट सिग्निफिकेंट, ऑलराइट। सो दिस इज योर आंसर, देख लो। लेट्स डू अनदर टाइप ऑफ प्रॉब्लम कि जैसे मेरे पास एक सर्कल है, उसका लेट्स से रेडियस इज 2.0 मीटर्स, ऐसा मेजर कर दिया, ठीक है। तो इसका एरिया कैलकुलेट करके कितना होगा, तो दिस इज द मेजर्ड क्वांटिटी रेडियस। सो व्हेन आई राइट एरिया इज पाई आर स्क्वायर्ड, नाउ हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स डज पाई हैव? Pi is an exact number, it has infinite significant digits. ठीक है, ओके। तो इफ आई जस्ट कैलकुलेट पाई को, मैं थोड़ा 3.14 वगैरह लेके अगर मैं कैलकुलेट करूंगा रेडियस, तो गेट इट एज 12.56, बट यू हैव टू राउंड इट ऑफ टू व्हाट, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। व्हाई? बिकॉज रेडियस में कितना सिग्निफिकेंट डिजिट्स है 2, पाई तो इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट डिजिट्स है बिकॉज इट्स एन एग्जैक्ट नंबर, इट्स अ न्यूमेरिकल नंबर, ठीक है। सो आई राउंड इट ऑफ टू 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, तो 12.56 मतलब 12.6 मीटर स्क्वायर, सॉरी 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स मतलब 13 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 12.56 राउंडेड ऑफ टू 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स विल बी 13 मीटर स्क्वायर, ओके। सो ऐसे सिचुएशन में जैसे मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी इज ½ mv², ये जो हाफ नंबर है 0.5 है, इट इज एग्जैक्ट, मतलब इट इज इक्वल टू 0.5000000 इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ऑलराइट। देख लो, एडिशन सब्ट्रैक्शन पे आते हैं। सो यहाँ पे थोड़ा सा रूल अलग है। व्हेन यू आर एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग नंबर्स, मेजर्ड नंबर्स, तो वी लुक एट डेसिमल प्लेसेस, लुक एट लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। अब ये रूल है, ठीक है, हिस्टोरिकल कन्वेंशन है। तो फॉर एग्जाम्पल आई हैव लेट्स से 1.236 प्लस लेट्स से 2.42, राइट। ओके, तो किसमें लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है? इसमें 2 डेसिमल प्लेस है, इसमें 3 डेसिमल प्लेस है। तो मैं ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा मेरे पास? आई हैव 3.656, so I have to round it off to 2 decimal places. Now we don't think in terms of significant digits, we think in terms of decimal places. So 3.656 is less than 3.66, correct? It is closer to 3.66. तो इसको फाइनल आंसर में
3.66 लिखूंगा टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं। सपोज आई हैव 6.3 प्लस 7.2। देखो ये कितना आ जाएगा, फटाफट करो। तो ये कितना आ जाएगा 13.5 एंड दैट्स इट, दैट इज योर आंसर। बिकॉज यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेस, यहाँ पे भी 1 डेसिमल प्लेस, फाइनल आंसर में भी 1 डेसिमल प्लेस। ओके, सेम थिंग फॉर सब्ट्रैक्शन ऑल्सो। ऑलराइट, देख लो नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन यू हैव एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन बोथ। तो अपन क्या करेंगे, पहले जैसे कि यहाँ पर सी दिस इज 6.00 into 1.5 प्लस 2.35, तो ऑब्वियसली पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब मल्टीप्लिकेशन के वक्त वी विल राउंड ऑफ अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लिकेशन रूल्स। सो राउंड ऑफ अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स वाला रूल। देन जो नंबर मिला यू एड इट टू 2.35 एंड देन यू राउंड इट ऑफ अकॉर्डिंग टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, ऑलराइट, तो ट्राई करो एंड टेक अ लुक एट माय सॉल्यूशन। ऑलराइट, तो 6 into 1.5 कितना होता है 9। अब कितना सिग्निफिकेंट डिजिट्स है इसमें 3 और इसमें कितना 2, तो आई कीप 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, सो आई हैव 9.0। इसका प्रोडक्ट विल बी 9.0 अप टू 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स प्लस 2.35। ठीक है, नाउ एडिशन करना है तो अभी मैं डेसिमल प्लेसेस देखूंगा। तो यहाँ पर 1 डेसिमल प्लेस है, यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस है, तो ऑफकोर्स 1 डेसिमल तक रखूंगा। पहले तो ऐड कर देता हूँ, कितना आ जाएगा 11.35, बट आई हैव टू कीप इट टू 1 डेसिमल प्लेस, तो आई हैव टू राउंड इट ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस एंड नाउ दिस इज ऑड, सो आई विल राउंड इट अप, so this will be your final answer. Okay, देख लो एक और क्वेश्चन देता हूँ, और 2 क्वेश्चन कर लो, तुम ट्राई कर लो अभी। ठीक है, तो ये कितना हो गया 3.5 है। अभी नाउ डिवीजन करा दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के अकॉर्डिंग करूंगा। सो दिस इज 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, दिस इज 2, सो आई विल कीप इट अप टू 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स प्लस 1.055। So now when I'm adding, I'll have to keep it to 1 decimal place because अभी adding करो तो इसमें 1 decimal place है, इसमें 3, तो ये कितना बन जाएगा 3.5 plus 1.055 will basically be 4.555. Now I have to round it off to 1 decimal place. So this is the 4.555 lies between 4.6 and 4.5. Of course, it's closer to 4.6. So my final answer would be 4.6. All right. Okay, फिर ये वाला पहले इसको ऐड करूंगा मैं, तो 1.10 प्लस 2.4, उसको मैं किस तरीके से ऐड करूंगा डेसिमल प्लेस से देख के। तो इसमें 1 डेसिमल प्लेस है, इसमें 2 डेसिमल प्लेस है, तो दिस विल बिकम 7.000 डिवाइड बाय, सो दिस विल बिकम 3.5 अप टू 1 डेसिमल प्लेस, करेक्ट। एंड नाउ दिस इज 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, दिस इज 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, तो ये तो मेरा बन गया 2.0 अप टू 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, डिवीजन हो रहा है। ओके, देख लो। Let's look at a question that came in JEE 2025. Addition of 435.42 grams, 226.3 grams, 0.125 grams according to the rules of operations with significant figures will be what? तो इसको एक्चुअली कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शंस देखो बस। तो यहाँ पर एडिशन कर रहे हैं, मतलब we look at the smallest number of decimal places that a number has. तो वो तो ये बन गया 1 decimal place है, तो बस वही देखना है अपने को। ठीक है, एक ही ऑप्शन है जिसमें 1 decimal place. ऑलराइट, देख लो। अब देखते हैं कैसे एरर्स आर कैलकुलेटेड। तो सपोज आई हैव अ क्वांटिटी, एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें कोई क्वांटिटी ए इज मेजर्ड। तो कोई एक्सपेरिमेंट करता है तो दे डोंट जस्ट टेक 1 रीडिंग, यू टेक मल्टीपल रीडिंग्स, ठीक है, एंड देन यू टेक द एवरेज। सो लेट्स से कि द रीडिंग्स ऑफ दिस क्वांटिटी, बार बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, बार बार रीडिंग लिया, A1, A2, A3 एंड रीडिंग्स ले लिया, ठीक है। तो वी रिपोर्ट द आंसर एज द मीन वैल्यू विच इज नथिंग बट सबका एवरेज। ओके, अब हर एक रीडिंग में वी कैन से व्हाट वी कॉल एज द अनसर्टेनिटी या समटाइम्स आल्सो नोन एज द एरर। सो A1 में आई विल से डेल्टा A1 इज बेसिकली हाउ फार इट इज फ्रॉम द मीन वैल्यू। तो डेल्टा A1 को मैं बोलूंगा इट इज A1 माइनस मीन वैल्यू मैग्नीट्यूड। डेल्टा A2 बोलूंगा मैं A2 माइनस मीन वैल्यू एंड सो ऑन, ठीक है। एंड पूरा ए मीन का अनसर्टेनिटी जो रहेगा या एरर रहेगा
uncertainty in A mean नहीं, just A, I will just take the average of all these. Divide by n, ये पूरा एवरेज हो जाएगा अनसर्टेनिटी, ठीक है। तो इसी को अपन एरर इन ए बोल देते हैं, डेल्टा ए, ऑलराइट, एंड वी विल रिपोर्ट आवर वैल्यू, इफ वी परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट वी विल रिपोर्ट आवर वैल्यू एज ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए। इसका मतलब क्या, दैट what I have performed the experiment, that experiment has given me the value of A. It won't give me an exact value of A because no instrument is exact, but it will tell me कि कितने range में lie करेगा. So basically A lies between A mean minus delta A to A mean plus delta A. That is what this means. ठीक है? तो delta A is called the maximum absolute error. It is the maximum deviation from the mean value that the value of A can have. और delta A by A को बोलते हैं relative error. ठीक है, परसेंटेज एरर जस्ट 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये सब टर्मिनोलॉजीज हैं जो अपने को पता होना चाहिए, ऑलराइट। और थोड़ा मैं रीज़न भी बताता हूँ कि ऐसा क्यों वी डिफाइन द एरर जिस तरीके से अपन ने डिफाइन किया कि एवरेज ऑफ द अनसर्टेनिटी ले लिया, एवरेज ऑफ द डिविएशन लिया, बिकॉज जस्ट कंसिडर टू सेट्स ऑफ रीडिंग्स। तो एक सेट है, एक एक्सपेरिमेंट, दो एक्सपेरिमेंट कर रहा है अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, बट सेम क्वांटिटी मेजर करने की कोशिश कर रहा है। तो वन सेट मेजर्स द क्वांटिटीज एज लेट्स से 20.0, 30.0 एंड 40.0, ठीक है। फॉर द सेम क्वांटिटी वन एक्सपेरिमेंट मेजर्स द 3 रीडिंग्स, एंड द सेकेंड सेट, सेकेंड एक्सपेरिमेंट बोलता हूँ या सेकेंड इंस्ट्रूमेंट बोल दो, जो भी है, सेम क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं, बट दिस टाइम इट इज मेजरिंग 29.0, 30.0, 31.0। तुम्हारे हिसाब से कौन सा सेट ऑफ रीडिंग्स बेटर है? विच इंस्ट्रूमेंट डू यू थिंक इज बेटर? फर्स्ट थिंग दैट विल कम इनटू आवर माइंड इज हाँ ये बेटर है। व्हाई? बिकॉज सारे वैल्यूज क्लोजर है। अभी क्लोजर को मैथमेटिकली कैसे अपन लिखें, दैट इज व्हाट वी हैव डन, कि जो जितना डिविएशन है फ्रॉम द मीन वैल्यू वो जितना कम होगा, वी विल से कि वी विल हैव मोर कॉन्फिडेंस कि हाँ आर रीडिंग्स आर करेक्ट, ठीक है, आर रीडिंग्स आर एक्यूरेट। यहाँ पर कितने दूर दूर रीडिंग्स है कि वी विल स्टार्ट टू डाउट कि ये करेक्ट है, मतलब ये रीडिंग अपन ने करेक्ट किया क्या, हर बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सेम क्वांटिटी मेजर करे, इतना डिफरेंस आ रहा है वैल्यूज में। तो मैथमेटिकली क्वांटिफाई करने के लिए दैट इज हाउ यू डिफाइन द अनसर्टेनिटी। तो जैसे कि इस केस में, दोनों केस में ए मीन 30 है, 30.0, बट इसमें डेल्टा ए कितना हो जाएगा, डिविएशन 30 और 20 का डिविएशन कितना, 10 प्लस इसका खुद के साथ तो 0। बेसिकली आई एम कैलकुलेटिंग डेल्टा A1, जैसे इसका डेल्टा A1 वुड बी 30 माइनस 20, 10, इसका डेल्टा A2 वुड बी 0 और इसका डेल्टा A3 वुड बी वंस अगेन 30 प्लस 40 माइनस 30 इज 10, ठीक है, ऑलराइट। तो ये कितना हो जाएगा, 20/3, तो 6.7, करेक्ट, इतना डिविएशन हो गया। What about this? You can see this will be mean value is 30, delta A would be, इसका डिविएशन कितना है, इसका और मीन वैल्यू का डिविएशन कितना है, 1.0 प्लस 0.0 प्लस 1.0 डिवाइड बाय 3, that is 2/3, that will be 0.67, correct? So clearly we can say this set of values is better than this set of values. Quantify मतलब mathematically कैसे बोला, because the error is lesser, alright। इसका mean value I'll report this as 30.0 plus minus, तो इसको मैं राउंड ऑफ करूंगा तो 1 decimal place, 0.7, और इसका मैं वैल्यू कैसे रिपोर्ट करूंगा, मीन वैल्यू इज 30.0 प्लस माइनस 6.7। दिस इज अ बैड रिजल्ट, राइट, almost 1/5, मतलब more than 20% uncertainty है, okay, alright। So that is why the whole motivation behind defining the uncertainty error in that manner, कि कितना deviate हो रहा है mean value से, देख लो। Let's look at propagation of errors। तो propagation of errors का मतलब कुछ नहीं कि तुम quantities कुछ measure कर रहे हो, but then now we want to find a value which is calculated from those measured quantities। अगर measured quantities में error है तो calculated value में भी error होगा। तो फॉर एग्जाम्पल
इसका करने का तरीका एक ही तरीका है, all questions involving errors, we differentiate. I have x is equal to ab plus c. So a is some quantity, b is some quantity. So let's say a is 1.00 plus minus 0.01, b is let's say 2.00 plus minus 0.02, and c is 3.00 plus minus 0.01. कुछ क्वांटिटी है ये सब, ठीक है, यूनिट्स मैं नहीं लिख रहा हूँ. राइट, तो x का जो मीन वैल्यू होगा ठीक है, सबका मीन वैल्यूज अपने को सब्स्टिट्यूट करना है बस. तो कितना आ जाएगा 1 इंटू 2 प्लस 3 5. ऑलराइट, व्हाट अबाउट द अनसर्टेनिटी? सो इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा बिकॉज दीज आर ऑल स्मॉल वैल्यूज. 0.01 is 1%, 0.02 is again 1% here, this is less than 1%. So these are small values, तो अपन dx को delta x लिख देंगे. So if I just differentiate, dx would be adb plus bda plus dc, correct? So I can write delta x is equal to, ऑलराइट, तो कितना आ जाएगा, a मतलब 1 इंटू डेल्टा b मतलब 0.02 प्लस b डेल्टा a b इंटू 2.001 इंटू 0.01 which is again 0.02 plus delta c is 0.01. So मेरा फाइनल वैल्यू जो मैं रिपोर्ट करूंगा that will be 5.00 plus minus 0.05. Alright, so this is my mean value, this is my absolute error in x, the maximum absolute error. Relative error कितना होगा, 0.01 होगा ना, 1%. ओके, देख लो एक और सिंपल एग्जांपल्स देख लेते हैं. सो फॉर एग्जांपल आई हैव x इज इक्वल टू a प्लस b. तो सपोज a is 1.00 प्लस माइनस 0.01, b is 2.00 प्लस माइनस 0.03. तो ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है. आई कैन जस्ट राइट डेल्टा x एज डेल्टा a प्लस डेल्टा b 0.01 प्लस 0.03 एंड x का मीन वैल्यू वुड बी इन दोनों का एडिशन, दोनों का मीन वैल्यू. सो माई x वुड बी 3.00 प्लस माइनस 0.04. ठीक है, सिंपल है. बट सब्ट्रैक्शन में थोड़ा सा सटलिटी है, मतलब थोड़ा अपने को केयरफुल रहना पड़ेगा. सो सपोज आई वांट टू कैलकुलेट, सपोज लेट्स से आई हैव a is equal to let's say 2.00 plus minus 0.01 and b is equal to 1.00 plus minus 0.02. ऐसा है सपोज. आई वांट टू कैलकुलेट लेट्स से x is equal to a minus b. ओके, तो मीन वैल्यू तो ठीक है, आ जाएगा. But when I subtract, if I write, see, if I differentiate, I'll write dA minus dB. ठीक है. Now when I write this plus minus something, that is a maximum deviation from the mean position, mean value. तो इसका मतलब अगर मैं इसको मैं डेल्टा x लिखूं, तो डेल्टा a represents the magnitude of the maximum error 0.01, delta b represents the magnitude of the maximum possible error in b, which is 0.02. However, dB does not represent the magnitude, dB represents a change in b, correct? तो can you see कि dB जो है वो कितना चेंज हो सकता है मीन वैल्यू से, माइनस 0.02 से प्लस 0.02 हो सकता है, करेक्ट? dB can go from minus 0.02 to plus 0.02. It is the change from the mean value. dA can go from minus 0.01 to plus 0.01, है कि नहीं? I want to maximize this value. I want to maximize this value. तो मैं dB को क्या वैल्यू सेलेक्ट करूंगा? Should I select plus 0.02 की minus 0.02? अगर मुझे इसको मैक्सिमाइज करना है minus 0.02 सेलेक्ट करूंगा, बिकॉज यहाँ पे माइनस साइन है तो टोटल ऐड हो जाएगा. सोचो. And that is why what we do is we manually, when we convert dB to delta B, we manually make it positive. Because effectively what we are doing is we are trying to maximize this dx. तो dB को सबसे मैग्नीट्यूड में सबसे ज्यादा बट नेगेटिव नंबर सेलेक्ट करूंगा so that this entire thing gets maximized. Because यहाँ पे नेगेटिव साइन है, ठीक है? तो जब एग्जाम में कर रहे हो तो कुछ नहीं, बस dB को केयरफुली बस यहाँ पे माइनस का प्लस अपने को मैनुअली करना पड़ेगा. ओके, सो नाउ डेल्टा x वुड बी 0.01 प्लस 0.02. So my x reported would be, ठीक है, देख लो. So let's look at another question. यहाँ पे दो रेजिस्टर्स पैरेलल में है, R1 R2 दिया हुआ है, फाइंड R इक्विवेलेंट. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन करना है, ठीक है? ट्राई इट आउट, देन टेक अ लुक एट माय सॉल्यूशन. Okay, so here
पहले तो जो ये जो मीन वैल्यूज है, तो आर इक्वलेंट का जो मीन वैल्यू है वो तो अपना स्टैंडर्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला फॉर्मूला यूज करके वन आ जाएगा, 1 ओम, करेक्ट। नाउ लेट्स लुक एट एरर्स। सो मेरा इक्वेशन क्या था, 1 बाय आर इक्वलेंट इज 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। इफ आई डिफरेंशिएट आई हैव माइनस डी आर इक्वलेंट डिवाइड बाय आर इक्वलेंट स्क्वायर्ड माइनस डी आर वन बाय R1 स्क्वायर्ड माइनस डी आर टू बाय R2 स्क्वायर्ड। ठीक है, माइनस साइन हटा रहा हूँ सब जगह। लेट मी कन्वर्ट इट इनटू errors. ओके, सो डेल्टा आर इक्वलेंट चाहिए ना, आर इक्वलेंट कितना है 1, डेल्टा R1 कितना है 0.05 डिवाइड बाय 4 प्लस डेल्टा R2 कितना है 0.07 डिवाइड बाय 4, तो कितना हो जाएगा डेल्टा आर इक्वलेंट हो जाएगा 0.03। ठीक है, तो ये हो जाएगा डेल्टा आर इक्वलेंट 0.03 ओम। सो हो गया मेरा R equivalent would be 1.00 plus minus 0.03 ohms. Alright, सिंपल ही है यार, बस डिफरेंशिएट करना और कुछ नहीं। ठीक है, लेट्स लुक एट अ नाइस क्वेश्चन दैट केम इन JEE 2025। मेरे पास ये कुछ टर्म दिया है, E is equal to अल्फा क्यूब e raised to minus बीटा t, बीटा का वैल्यू 0.3 पर सेकंड दिया हुआ है। एरर इन अल्फा एंड टी आर 1.2% एंड 1.6% दिया है। एट t equal to 5 सेकंड द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन E is how much? तो सबसे पहले तो मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ। सो डी ई बन जाएगा, यू कैन जस्ट इमेजिन आई एम डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू सम वेरिएबल व्हिच वी विल कैंसिल आउट। सो डी ई बाई डी जेड अगर करो तो ये 3 अल्फा स्क्वायर इंटू डी अल्फा बाई डी जेड, प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ, प्लस अल्फा क्यूब एज इट इज ई रेज टू माइनस बीटा का डेरिवेटिव माइनस बीटा ई रेज टू माइनस बीटा टी इंटू करेक्ट चेन रूल, राइट। तो ये डी जेड तो काट दूंगा। अब मैं डी ई को क्या लिखूँ, डेल्टा ई लिखता हूँ। सो डेल्टा ई इक्वल्स 3 अल्फा स्क्वायर, डी अल्फा को मैं डेल्टा अल्फा लिखूंगा, ई रेज टू माइनस बीटा टी माइनस बीटा अल्फा क्यूब ई रेज टू माइनस बीटा टी। अब ये डी टी को जब मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, यहाँ पे माइनस डी टी है, तो एरर में मैं प्लस डेल्टा टी करूंगा फॉर मैक्सिमम एरर, करेक्ट। ऑलराइट, नाउ व्हाट डू आई वांट, आई वांट द परसेंटेज एरर इन ई। तो मुझे ई से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करना है, राइट। सो आई हैव टू डिवाइड बाय ई। ई मतलब क्या है, ये चीज, एंड देन आई हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 100। अब देखो ई रेज टू माइनस बीटा टी सब जगह कट गया, करेक्ट। तो देखो क्या बचेगा, 3 डेल्टा अल्फा बाय अल्फा बचेगा, अल्फा स्क्वायर बाय अल्फा क्यूब, एक अल्फा नीचे बचेगा, इंटू 100 प्लस और क्या बचा, बीटा अल्फा क्यूब कट जाएगा, बीटा डेल्टा टी इंटू 100। नाउ इंफॉर्मेशन क्या दिया गया, एरर इन अल्फा इज 1.2%। तो ये पूरा टर्म डेल्टा अल्फा बाय अल्फा इंटू 100 1.2 बन गया, तो दिस बिकम्स 3.6 प्लस बीटा का वैल्यू 0.3, डेल्टा टी का वैल्यू, अब डेल्टा टी नहीं दिया गया है, हमें क्या दिया है, एरर इन टी इज 1.6%, मतलब डेल्टा टी बाय टी इंटू 100 का वैल्यू दिया गया है 1.6। तो कैन आई गेट वैल्यू ऑफ डेल्टा टी इंटू 100 विच आई वांट हियर, जस्ट बाय मल्टीप्लाइंग टी ऑन द अदर साइड, एंड टी का वैल्यू क्या दिया 5, तो ये बन जाएगा 8, करेक्ट। सो डेल्टा टी इंटू 100 का वैल्यू 8 बन गया, तो 3.6 प्लस ये 2.4 मतलब 6%। दैट्स योर आंसर। ओके, सो वेरी नाइस क्वेश्चन, जहां पे हमको इसको डिफरेंशिएट करना था। ऑलराइट, देख लो। नाउ लेट्स लुक एट प्रोपगेशन ऑफ एरर्स व्हेन यू हैव अ सिचुएशन लाइक दिस, जहां पर ये A, B and C are measured quantities with some error, K is some numerical constant, alpha, beta, gamma are powers of those measured quantities। तो ये सब प्रोडक्ट या डिवीजन है ऑफ पावर्स ऑफ दोस क्वांटिटीज, ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं है इस एग्जांपल में। और x में x इज द कैलकुलेटेड वैल्यू, कैलकुलेटेड क्वांटिटी जिसमें मुझे एरर निकालना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में इट इज बेटर टू टेक ln राइट अवे, क्योंकि वी कैन सेपरेट ऑल ऑफ देम। वो ये अल्फा ln a आ जाएगा प्लस बीटा ln b आ जाएगा माइनस गामा ln c। नाउ इफ आई डिफरेंशिएट क्या आ जाएगा, dx बाई एक्स इज इक्वल टू k एक न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, तो उसका डेरिवेटिव तो 0, फिर ये बन जाएगा अल्फा dA बाई ए प्लस बीटा dB बाई बी
माइनस गामा डी सी बाई सी। अभी मैं डी एक्स को डेल्टा एक्स लिख दूंगा, ठीक है। तो डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा ए बाई ए प्लस बीटा डेल्टा बी बाई बी। बस यहाँ पे ध्यान रखना है, माइनस का अपन क्या करेंगे, प्लस करेंगे, प्लस गामा डेल्टा सी बाई सी। Alright, so it is as if you can directly get the expression for relative error in x. It is the sum of power into relative error for each quantity. Okay? ये c raised to माइनस गामा है ना, ये एक्चुअली डिनोमिनेटर में फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज अपने को तो फाइनली एरर पॉजिटिव ही लेना है, मतलब मैक्सिमम एरर चाहिए मुझे, तो ये मैं इसको प्लस डेल्टा सी लिखूंगा। ओके, अगर तुमको परसेंटेज एरर चाहिए तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देना। ओके, देख लो, एक क्वेश्चन करते हैं इस पे। Let's look at a question based on what we just saw कि मेरे पास एक सिंपल पेंडुलम है, उसका लेंथ 20 सेंटीमीटर मेजर किया यूजिंग अ स्केल जिसका लीस्ट काउंट इज 1 मिलीमीटर, ठीक है। टाइम फॉर 100 ऑसिलेशंस इज मेजर्ड यूजिंग वॉच ऑफ लीस्ट काउंट 1 सेकंड एंड द वैल्यू ऑफ दोस 100 ऑसिलेशन, जो वॉच वैल्यू आता है स्टॉप वॉच में, वो 90 सेकंड्स आता है। तो फाइंड द परसेंटेज एरर इन जी, ठीक है। तो ये मैंने पर्टिकुलर क्वेश्चन चूज किया बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ स्मॉल कॉन्सेप्ट्स दैट वी विल लर्न थ्रू दिस एग्जांपल। तो सबसे पहले टाइम पीरियड मुझे पता क्या होता है, 2 पाई रूट एल बाई जी, ठीक है। नाउ जिस क्वांटिटी में तुमको एरर निकालना है उस क्वांटिटी को फर्स्ट यू एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ द अदर क्वांटिटीज, ठीक है। एक मिस्टेक जो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं कि यहीं पे यू राइट टी इज इक्वल टू 2 पाई एल रेज टू हाफ डिवाइड बाय जी रेज टू हाफ, तो यू से डेल्टा टी बाई टी, जो प्रीवियस बोर्ड पे फॉर्मूला लिखा था अपन ने रिलेटिव एरर वाला, वो यहाँ पे यूज करते हैं, तो मतलब आ जाएगा एल का पावर हाफ है, सो हाफ इंटू डेल्टा एल बाई एल, 2 पाई तो कॉन्स्टेंट है वो तो हटा दो, और ये बन जाएगा प्लस हाफ इंटू डेल्टा जी बाई जी, बिकॉज जी का भी पावर हाफ है, ठीक है। जस्ट प्रीवियस फॉर्मूला वैसे ही था ना, अल्फा इंटू डेल्टा ए बाई ए प्लस बीटा इंटू डेल्टा बी बाई बी, ऐसे। एंड देन दो स्टूडेंट्स राइट्स कि यू कैन गेट डेल्टा जी बाई जी एज 2 डेल्टा टी बाई टी माइनस डेल्टा एल बाई एल। तो ये गलत है, क्यों? क्योंकि डेल्टा जी बाई जी में यहाँ पे माइनस आ गया ना, वो गलत हो जाएगा, बिकॉज वी वांट द मैक्सिमम एरर इन जी, ठीक है। सो फर्स्ट टू एक्सप्रेस, जिस क्वांटिटी में तुमको एरर निकालना उसको एक्सप्रेस करो इन टर्म्स ऑफ द अदर्स, ठीक है। ऐसे मत करना, जी में एरर निकालना तो जी को एक्सप्रेस करो पहले ही फॉर्मूले में, टी में एरर निकालना तो दिस इज फाइन, दिस इज फाइन, ओके। सो जी में एरर निकालना है तो पहले तो आई कैन जस्ट स्क्वायर बोथ साइड्स, टी स्क्वायर इज 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी, सो जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल डिवाइड बाई टी स्क्वायर। अब इसको अपन फॉर्मूला में लिखते हैं। सो इसमें जी एल रेस टू 1 है, टी रेस टू 2 है, ये तो कांस्टेंट है, सो डेल्टा जी बाई जी क्या बन जाएगा, एल रेस टू 1 मतलब 1 इंटू डेल्टा एल बाई एल प्लस टी रेस टू 2 है तो 2 इंटू डेल्टा टी बाई टी, दिस इज करेक्ट, ऑलराइट। अच्छा, नाउ डेल्टा एल बाई एल, तो यहाँ पे डेल्टा एल, सो ये जो लीस्ट काउंट है उसी को अभी अपने को एरर लेना है, यही मेरा डेल्टा एल बन गया, ओके। सो डेल्टा जी बाई जी वुड बी इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल 1 मिलीमीटर डिवाइड बाई 20 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो सेंटीमीटर में ही करता हूँ तो 0.1 बाई 20, ऑलराइट, 0.1 सेंटीमीटर्स डिवाइड बाई 20, डेल्टा टी बाई टी, ओके। व्हाट इज दिस टी? टी इज द टाइम पीरियड, करेक्ट। यहाँ पे मेरा टाइम पीरियड है कितना? सी द मेजर्ड टाइम को मैं टी बोलता हूँ, दिस इज द टोटल टाइम दैट इज मेजर्ड, दिस इज द क्वांटिटी दैट इज मेजर्ड, टाइम पीरियड इज नॉट मेजर्ड। व्हाट इज मेजर्ड? द टोटल टाइम फॉर 100 ऑसिलेशंस इज मेजर्ड, वो कितना है? 90 सेकेंड्स, करेक्ट। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 90 बाय 100, 100 ऑसिलेशंस 1, टी बाय 100 ऐसे लिख सकता हूँ, करेक्ट। सो व्हाट इज द एरर इन डेल्टा टी? व्हाट इज डेल्टा टी बाय टी? कैन आई राइट डेल्टा टी वुड बी डेल्टा टी बाय 100, ये लिख सकता हूँ, है कि नहीं? सो देयरफॉर इफ आई डिवाइड डेल्टा टी बाय टी, जो मुझे चाहिए दैट विल बी, ऑलराइट, जस्ट डिवाइड किया ना इन दोनों इक्वेशन को, एंड ये जो क्वांटिटी है वो मुझे पता है, ये जो 1 सेकेंड है, इज दैट द एरर इन द टाइम पीरियड? नो, दैट इज द एरर इन द टोटल टाइम मेजर्ड बाय द वॉच व्हिच इज 90 सेकंड्स। द स्मॉल टी इज द स्मॉल टी में ये लीस्ट काउंट एरर है। डोंट मेक द मिस्टेक ऑफ राइटिंग डेल्टा टी एज 1 सेकेंड, ओके। वो बहुत कॉमन मिस्टेक है कि टाइम पीरियड का एरर 1 सेकेंड ले लिया, वो गलत है। वॉच इज नॉट मेजरिंग टाइम पीरियड, टाइम पीरियड मतलब 1 ऑसिलेशन का टाइम, वॉच इज नॉट मेजरिंग दैट, वॉच इज मेजरिंग 100 ऑसिलेशंस, ओके। सो उस 90 सेकंड्स में 1 सेकंड इज द एरर, दिस विल बी 1 by 90, ऑलराइट। एंड नाउ यू शुड रियलाइज कि व्हाई इट मेक्स सेंस कि जितना ज़्यादा ऑसिलेशंस करेंगे उतना रिलेटिव एरर कम होगा टाइम पीरियड में। क्यों? क्योंकि स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट 1 सेकंड ही है,
तुम 100 ऑसिलेशंस करो या 200 ऑसिलेशंस करो या 300 ऑसिलेशंस करो, स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट 1 सेकंड है, तो जितना ज़्यादा टाइम करोगे उतना ये टी डिनोमिनेटर में बढ़ते जाएगा, जबकि डेल्टा टी एक कांस्टेंट 1 सेकंड है, तो उतना एरर कम होते जाएगा। ठीक है, जितना ज़्यादा तुम टाइम के लिए मेजर करोगे। ऑलराइट, तो ये बन जाएगा मेरा 1/90, सॉरी 2/90, 2 इंटू डेल्टा टी। ऑलराइट, बस अभी इसको अपने को थोड़ा सा सॉल्व करना है। इसको अपने को परसेंटेज एरर निकालना है ना, तो इसको पूरा इंटू 100 कर दूंगा। ठीक है, सो परसेंटेज एरर वुड बी 100 इंटू 0.1/20 प्लस 2/90, so this will come out to be around 2.7%। वो खुद कैलकुलेट कर सकते हो। ऑलराइट, आई होप यू अंडरस्टूड द लॉजिक। छोटे छोटे पॉइंट्स थे विच वर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स। आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। देख लो अच्छी तरह से। Let's look at a question in the game in J 2025. Maximum percentage error in the density of a wire is how much? ये ऑप्शंस दिए गए थे, मास दिया है, रेडियस दिया है, लेंथ दिया है। मतलब मेरे पास एक वायर है जिसका रेडियस दिया गया है, लेंथ दिया गया है एंड मास दिया गया है। तो कैन आई से डेंसिटी इज मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये बोल सकता हूँ। वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर्ड एल, एक सिलिंड्रिकल वायर का। तो डेल्टा रो बाय रो फॉर्मूला है अपने पास, कितना हो जाएगा, डेल्टा एम बाय एम प्लस आर का पावर 2 है, सो 2 डेल्टा आर बाय आर प्लस डेल्टा एल बाय एल। सिंपल, बस अभी कैलकुलेशन करना है। सो डेल्टा एम बाय एम इज 0.003 डिवाइड बाय 0.6 प्लस 2 डेल्टा आर बाय आर इज 0.01 बाय 0.5 प्लस डेल्टा एल बाय एल इज 0.05 बाय 10। ठीक है, एंड परसेंटेज चाहिए ना अपने को, तो पूरे को 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो 100 से मल्टीप्लाई किया तो 0.3 बन जाएगा ऊपर। देखो 0.3 डिवाइड बाय 0.6 हाफ बन जाएगा, करेक्ट। फिर 100 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये 1 बन जाएगा। 2 इंटू 1 2 डिवाइड बाय 0.5 4 बन जाएगा, प्लस इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो 5 बन जाएगा, 5 बाय 10 हाफ बन जाएगा, तो ये 5। देख लो, Let's do a question in the game in J 2020। मेरे पास z दिया हुआ है a squared b raised to 2/3 root c d cube। परसेंटेज एरर इन ABCD दिया गया है, परसेंटेज एरर इन z पूछा गया। डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला। तो डेल्टा z बाय z क्या बन जाएगा, a का पावर 2, सो 2 डेल्टा a बाय a प्लस b का पावर 2/3, सो 2/3 डेल्टा b बाय b प्लस c रेज टू हाफ है ये नीचे, तो हाफ डेल्टा c बाय c प्लस d रेज टू 3 है, तो 3 डेल्टा d बाय d। ठीक है, तो बस अभी सब्स्टिट्यूट करना, सब परसेंटेजेस ही दिए तो अपने को परसेंटेज में ही फाइनल रिजल्ट मिलेगा। सो डेल्टा a बाय a कितना हो जाएगा, 2%, सो 2 इंटू 2 प्लस 2/3 इंटू डेल्टा b बाय b 1.5 प्लस डेल्टा c बाय c 4 प्लस डेल्टा d बाय d 2.5। तो कैलकुलेशन तो खुद कर लोगे, you'll get an answer as 14.5। ओके, देख लो। Now let's talk about vernier calipers। तो vernier calipers पहले तो ऐसा दिखता है, vernier calipers ये पहले पता होना चाहिए कि एक मेरे पास एक मेन स्केल है जो फिक्स्ड है एंड देयर इज अ मूवेबल क्लैंप। सो दिस इज अ मूवेबल क्लैंप अटैच्ड टू विच इज अनदर स्केल, और ये स्केल ये क्लैंप के साथ मूव हो सकता है। अगर ऑब्जेक्ट का साइज बढ़ाते गए तो ये जो वर्नियर स्केल है, इसको वर्नियर स्केल बोलते हैं, वो राइट में जाता रहेगा। ठीक है, मेन स्केल फिक्स्ड है। ऑलराइट, सो देयर आर सम मार्किंग्स ऑन द मेन स्केल, देयर आर सम मार्किंग्स ऑन द वर्नियर स्केल, और ये दो क्लैंप के बीच में ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, देन वी कैन मेजर द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। और वो कैसे मेजर करेंगे वो अपन देखते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। सो लेट्स से कि मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सो देयर आर मार्किंग्स ऑन द वर्नियर स्केल व्हिच इज मूवेबल एंड देयर आर मार्किंग्स ऑन द मेन स्केल। तो इसको मैंने थोड़ा सा जूम इन करके बता दिया यहाँ पर। सो इनिशियली देयर इज नो ऑब्जेक्ट and the zero marking of the vernier coincides with the zero marking of the main scale। तो यहाँ पे मैं एक पर्टिकुलर एग्जांपल ले रहा हूँ जिसमें ऐसा है कि लेट्स से वन मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। मतलब ये जो डिवीजन है वो 1 मिलीमीटर है। ओके, वन मेन स्केल डिवीजन, दैट इज व्हाट दिस स्टैंड्स फॉर। MS वाला मेन स्केल, VS वाला वर्नियर स्केल। एंड क्वेश्चन में ऐसा दिया जाएगा कि 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स coincide with 9 main scale division। So 10 vernier scale divisions का length is equal to 9 main scale division का length। That is what this sentence means। तो इसका मतलब क्या, 1 vernier scale division कितना हो जाएगा, 10 vernier scale का division 9 मिलीमीटर के बराबर है, क्योंकि 9 main scale division है। ये एग्जाम्पल है, इसमें ये वैल्यूज अलग भी हो सकते हो, देखेंगे। So इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में
one vernier scale division would be 9/10 millimeter. है कि नहीं? So first I'm going to show you कैसे फॉर्मूला है, फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं, वैल्यू कैसे सॉल्व करते हैं, वैल्यू कैसे निकालते हैं और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे. बट देन आई एम आल्सो गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू व्हाई दैट फॉर्मूला, वेयर दैट फॉर्मूला कम्स फ्रॉम फॉर द रीडिंग, लीस्ट काउंट के लिए, रीडिंग के लिए. बिकॉज समटाइम्स दे कैन गिव यू डिफरेंट टाइप ऑफ वर्नियर कैलिपर्स. जो आया हुआ है जेई के प्रीवियस ईयर, वन ऑफ द जेई एडवांस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आया हुआ है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक फाउंडेशन ऑफ द वर्किंग ऑल्सो. तो वो पूरा अपन करेंगे. सबसे पहले तो लेट मी जस्ट शो यू स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर जैसे अभी अपन कर रहे हैं, उसको कैसे फटाफट सॉल्व करते हैं. सो I define or I calculate my least count of the vernier caliper as one main scale division minus one vernier scale division. One main scale division कितना है? 1 millimeter. One vernier scale division कितना है? 9/10 millimeter. ये बन जाएगा 1/10 millimeter. अब तुम पूछोगे ये आया कहाँ से? वो बताऊंगा मैं, but we have to still remember this as a formula. वो मैं derive करूंगा, but remember it as a formula. ठीक है. So ये हो जाएगा 1/10 millimeter. This is my least count. This is the smallest unit that the instrument can measure. That is what is least count. Okay. So यहाँ पे this is just a diagram to when there is no object. No object है मतलब दोनों clamps clasped है. So the zero of the main scale and the zero of the vernier are coinciding. ठीक है. And you can see यहाँ पे 10 division है, which are equal to 9 divisions on the main scale. Okay. वो just एक diagram है. Now you place an object and your scale looks like this. ठीक है. तो वर्नियर शिफ्टेड है, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है. तो द रीडिंग ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट वो आता है मेन स्केल रीडिंग. दिस इज मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू द वर्नियर स्केल डिवीजन दैट कोइंसाइड्स. तो ये सब का मतलब क्या है? मेन स्केल रीडिंग इज द रीडिंग ऑन द मेन स्केल विच इज जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ द जीरो ऑफ द वर्नियर. वर्नियर का जीरो यहाँ पे, उसके लेफ्ट में मेन स्केल का रीडिंग कौन सा है? 2. सो मेरा मेन स्केल रीडिंग हो जाएगा 2 मिलीमीटर. ठीक है. 1 डिवीजन इज 1 मिलीमीटर. ओके. फिर लीस्ट काउंट कितना है? यही एग्जांपल कर रहे हैं, तो लीस्ट काउंट अपन ने निकाला 0.1 मिलीमीटर. व्हाट अबाउट द वर्नियर स्केल डिवीजन दैट कोइंसाइड्स? इसका मतलब क्या है? लुक एट द वर्नियर स्केल डिवीजन हियर दैट इज कोइंसाइडिंग विद वन ऑफ द मेन स्केल डिविजन्स. कौन सा है? 3. तो वर्नियर स्केल डिवीजन का थर्ड डिवीजन इज कोइंसाइडिंग विद वन ऑफ द मेन स्केल डिवीजन. किस? वो मेन स्केल डिवीजन का नंबर मैटर नहीं करता, वर्नियर स्केल डिवीजन का नंबर मैटर करता है, विच इज 3. सो माय रीडिंग वुड बी मेन स्केल रीडिंग 2 मिलीमीटर प्लस लीस्ट काउंट इज 0.1 मिलीमीटर इंटू वर्नियर स्केल डिवीजन दैट कोइंसाइड्स इज 3. ठीक है. ये बन जाएगा 2.3 मिलीमीटर. दिस इज द रीडिंग. This is the size of the object that is kept here. ठीक है. So very simple. Least count ऐसे निकालो, 1 main scale division minus 1 vernier scale division. Reading निकालो, main scale reading plus least count into this formula आ जाएगा. Okay. देख लो. But now we are going to look at where this formula comes from and what can be the modifications in the vernier caliper. तो अपने formula में कुछ modification करने की जरूरत है कि नहीं, वो भी अपन देखेंगे. पहले ये देख लो. तो let's look at how the vernier caliper actually works. वो अपन ने जो derive किया था formula वो कहाँ से आया? तो लेट्स से कि पहले कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है. सो द जीरो ऑफ द मेन स्केल, ऊपर वाला मेन स्केल है और नीचे वाला वर्नियर स्केल. तो जीरो ऑफ द मेन स्केल एंड जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल आर कोइंसाइडिंग. ठीक है. कोई ऑब्जेक्ट नहीं है ये दोनों क्लैंप्स के बीच में. तो मेरा ऐसा डायग्राम दिखेगा कि 9 मेन स्केल डिविजन्स, मैं वही वाला एग्जांपल चूज कर रहा हूँ. 9 मेन स्केल डिविजन्स आर कोइंसाइडिंग विद 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स. ठीक है. तो इफ यू लुक एट द लेंथ ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन इज 1 मिलीमीटर. The length of one vernier scale division is 0.9 millimeter. ये अपन ने देखा. Correct? Alright. So, if I ask you what is the gap between the marking of one main scale division and one vernier scale division वाला जो marking है, उनके बीच का gap कितना है? 0.1 millimeter बोलोगे तुम. What about this? 2 और 2 के बीच में gap कितना है? ये gap 0.2 millimeter. Correct? Because ये 2 millimeter हो जाएगा, ये 0.18 millimeter हो जाएगा. दोनों के बीच का gap is 0.2. Similarly, 3 और 3 के बीच में 0.3, 4 और 4 के बीच में 0.5. Okay. Now you start introducing an object. So what is the smallest size of the object that we can measure? Measure मतलब visually observe. अपन visually अपन कैसे measure करेंगे? कि suppose मैंने एक object यहाँ पे रखा है और इस vernier को थोड़ा सा right में shift करता हूँ. What is the smallest distance that the vernier can be shifted and we can still see it? See it मतलब we can see some signal, some observation which will tell us कि हाँ इतना shift हुआ है vernier.
मैं इसको अगर 0.1 मिलीमीटर शिफ्ट करूं तो ये जो 1 मार्किंग है वर्नियर स्केल का वो अभी मेन स्केल के 1 के नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच का जो गैप था, जो 1 और 1 दोनों मेन स्केल और वर्नियर के बीच का गैप था, वो कितना था? 0.1 मिलीमीटर। तो आई कैन शिफ्ट वर्नियर स्केल बाय 0.1 मिलीमीटर एंड आई कैन सी इट विजुअली कि हाँ मैंने 0.1 मिलीमीटर शिफ्ट किया। क्यों? क्योंकि इमीडिएटली आई नो कि जो 1 वर्नियर स्केल का 1 है दैट इज कोइंसाइडिंग विद मेन स्केल का 1। तो मुझे आई कैन डेड्यूस कि हाँ मैंने कितना शिफ्ट किया? 0.1 मिलीमीटर। 0.1 मिलीमीटर से कम शिफ्ट करूंगा तो मेरे पास कोई मार्किंग नहीं है ना, आई कैन नॉट डेड्यूस कि कितना शिफ्ट किया, करेक्ट? दैट इज व्हाई लीस्ट काउंट बिकम्स 0.1। सो हाउ डिड वी गेट लीस्ट काउंट? ये गैप है ना, मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन का गैप है, करेक्ट? सो 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ओके? So that is the formula for least count. That's where the formula for least count comes from. Okay. अब रीडिंग कैसे लेंगे? सपोज इसको मैंने 0.2 मिलीमीटर शिफ्ट किया, यहां से मैंने 0.2 मिलीमीटर शिफ्ट किया। तो अब नेक्स्ट कौन सा डिवीजन कोइंसाइड करेगा? 0.2 मिलीमीटर शिफ्ट करूंगा तो ये जो 2 मार्किंग है वर्नियर का वो मेन स्केल के 2 के नीचे आ जाएगा, यहां पर अपन आ जाएंगे, करेक्ट? सो दिस वाज 0.1 मिलीमीटर, दिस इज 0.2 मिलीमीटर, करेक्ट? तो नाउ आई कैन विजुअली सी कि हाँ वर्नियर स्केल का कौन सा कोइंसाइड कर रहा है? 2 कोइंसाइड कर रहा है, इसका मतलब 0.2 मिलीमीटर हो गया ये गैप। अब ये गैप मतलब क्या? 0.2 मिलीमीटर कैसे निकाला अपन ने? 2 इंटू लीस्ट काउंट। 2 क्या है? जो कोइंसाइड कर रहा है। अगर 3 कोइंसाइड करेगा मतलब वी हैव शिफ्टेड इट बाय 0.3 मिलीमीटर, करेक्ट? बिकॉज फ्रॉम दिस टू दिस, फ्रॉम दिस टू दिस, यहां पे आ जाओ, यहां पर आई हैव शिफ्टेड द वर्नियर फ्रॉम हियर टू हियर, आई हैव शिफ्टेड द वर्नियर बाय 0.3 मिलीमीटर। तो जाके थर्ड वाला कोइंसाइड किया, 7th वाला अगर कहीं कोइंसाइड किया इसका मतलब मैंने 0.7 मिलीमीटर शिफ्ट किया। बेसिकली ये जो गैप है वो क्या है? वर्नियर स्केल डिवीजन दैट कोइंसाइड्स, जैसे 2 इनटू द लीस्ट काउंट, करेक्ट? सो मेरा रीडिंग में कितना आ गया? लीस्ट काउंट इनटू द वर्नियर स्केल डिवीजन दैट कोइंसाइड्स। रीडिंग मतलब ये ऑब्जेक्ट साइज, यहां पर कौन सा कोइंसाइड कर रहे हैं? 1, तो 1 इंटू 0.1 मिलीमीटर। यहाँ पे कौन सा कोइंसाइड कर रहा है? 2 इंटू 0.2, बिकॉज मैंने 0.2 मिलीमीटर शिफ्ट किया तो जाके ये 2 कोइंसाइड किया। यहाँ पे 0.3 मिलीमीटर शिफ्ट किया फ्रॉम द ओरिजिनल सिचुएशन तो जाके 3 वाला कोइंसाइड किया, है कि नहीं? नाउ इन जनरल वी स्टार्टेड ऑफ विद 0 मेन स्केल रीडिंग हियर, करेक्ट? बट यहाँ पे तो कुछ और भी हो सकता है कि मेन ऑब्जेक्ट पूरा इतना बड़ा है तो ये मेन स्केल रीडिंग कुछ भी हो सकता है, सपोज 2 मिलीमीटर हो गया, करेक्ट? हो सकता है ना? यहाँ पर भी मार्किंग्स है ऐसे मेन स्केल का, तो ये 2 मिलीमीटर मार्क है, ओके? तो इफ आई लुक एट दिस सिचुएशन, इसका मतलब ये 2 मिलीमीटर मार्क है। इफ द जीरो ऑफ द वर्नियर इज एग्जैक्टली कोइंसाइडिंग विद 2 मिलीमीटर मार्क ऑफ द मेन स्केल, इसका मतलब क्या कि द ऑब्जेक्ट साइज इज एग्जैक्टली 2 मिलीमीटर, है कि नहीं? बट इफ आई लुक एट दिस सिचुएशन, तो यहां तक ऑब्जेक्ट 2 मिलीमीटर है, बट अब because the vernier is shifted to the right, the new object which is of bigger size will be this 2 millimeter plus this extra shifted length 2.3 millimeter. सोचो, so ये जो मैंने लिखा था, ये सब जो अपन ने कैलकुलेट किया, that was when the zero of main scale was coinciding with 0 of vernier scale. But if 2 millimeter of main scale is coinciding with 0 of vernier scale initially, तो इसका मतलब ऑलरेडी ऑब्जेक्ट साइज 2 मिलीमीटर है। अब और वर्नियर को शिफ्ट करेंगे सच दैट 3 कोइंसाइड्स, मतलब 0.3 मिलीमीटर और शिफ्ट किया तो पूरा ऑब्जेक्ट साइज कितना हो गया? 2 मिलीमीटर प्लस 0.3, ओके? सो दैट्स वेयर द फर्स्ट टर्म कम्स मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग इज नथिंग बट द रीडिंग ऑफ द मेन स्केल विच इज टू द लेफ्ट ऑफ द जीरो ऑफ द वर्नियर। जीरो वर्नियर के जीरो के लेफ्ट में कौन सा? 2 मिलीमीटर मेन स्केल का रीडिंग इस एग्जाम्पल में। तो मेरा पूरा हो जाएगा 2.3 मिलीमीटर इस सिचुएशन में, ठीक है? देख लो। लेट्स डू अनदर क्वेश्चन, अभी तुम ट्राई करो। So I have a main scale and a vernier scale, ऐसा डायग्राम है। You can see the 5th division is coinciding, ठीक है? 1 main scale division is 1 millimeter दिया हुआ है। Now 20 vernier scale divisions coincide with 19 main scale division, तो रीडिंग निकालो, write out. Alright, so least count क्या होगा? 1 main scale division minus 1 vernier scale division. तो 1 main scale division 1 millimeter है and 20 vernier scale division is equal to 19 main scale division, तो 1 vernier scale division कितना? 19 by 20, 19 और 20 मिलीमीटर, करेक्ट? तो ये बन जाएगा 0.05 मिलीमीटर, है ना? 1/20। ऑलराइट, तो फिर तो हो गया। रीडिंग कितना हो जाएगा? रीडिंग वुड बी इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग कितना है? 3
जीरो ऑफ द वर्नियर के लेफ्ट में कौन सा है 3 प्लस लीस्ट काउंट 0.05 इंटू द वर्नियर स्केल डिवीजन दैट कोइंसाइड्स विच इज 5, तो हो गया 3.25 मिलीमीटर। ऑलराइट, सिंपल है, देख लो। लेट्स टॉक अबाउट जीरो एरर। तो सपोज मेरे पास देयर इज नो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, तो आइडियली क्या होना चाहिए, रीडिंग जीरो होना चाहिए, मतलब वर्नियर और मेन स्केल का जीरो कोइंसाइड करना चाहिए, करेक्ट। हाउएवर ड्यू टू सम डिफेक्ट्स हो सकता है, मेन स्केल है कि वर्नियर का कोइंसाइड नहीं करे, ठीक है। तो लेट मी टेक द सिचुएशन ऑफ वन मेन स्केल, एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, वन मेन स्केल डिवीजन इज 1 मिलीमीटर और 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स आर इक्वल टू 9 मेन स्केल डिविजन्स, ठीक है। तो लीस्ट काउंट मेरा हो जाएगा 0.1 मिलीमीटर, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे रीडिंग कितना होगा, फोर्थ डिविजन कोइंसाइड कर रहा है, तो मेन स्केल रीडिंग तो 0 है, प्लस लीस्ट काउंट 0.1 into 4 millimeter, 4 which is coinciding, so 0.4 millimeter. So what is happening is when there is no object, when the reading should actually be 0, the reading is given to be 0.4. इसका मतलब the vernier caliper is giving us 0.4 millimeter more than the true value. True value यहाँ पे 0 है, but reading 0.4 millimeter. तो सारे future readings में से, मतलब जब actual object है तो future readings में से we'll have to subtract 0.4 because 0.4 extra बता रहा है ना vernier caliper. तो जो मेरा true value होगा that would be reading, we say reading minus zero error, okay। तो यहाँ पर reading would be true value would be whatever reading है object का। तो for example suppose ऐसा है, ये मेरा वर्नियर स्केल है, ये मेरा मेन स्केल है 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर 3, ठीक है। तो मेन स्केल रीडिंग कितना है 2 मिलीमीटर, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, 2 मिलीमीटर रीडिंग इज द मेन स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल को क्या कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है 2, तो इसका रीडिंग कितना हो जाएगा, मेन स्केल रीडिंग 2 प्लस लीस्ट काउंट 0.1 इनटू द डिवीजन दैट कोइंसाइड्स 2.2 मिलीमीटर इज माय रीडिंग, बट आई नो कि देयर इज जीरो एरर। हाउ मच जीरो एरर 0.4, तो मेरा एक्चुअली ट्रू वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट वुड बी रीडिंग 2.2 माइनस जीरो एरर विच इज 0.4। एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूं मैं, so this will be your true value of the object, ठीक है। Alright, so this is called positive zero error। अभी नेगेटिव जीरो एरर भी देखते हैं, यहाँ पे जीरो एरर पॉजिटिव वैल्यू आई है। दिस इज द रीडिंग व्हेन देयर इज नो ऑब्जेक्ट, उसी को अपन जीरो एरर बोलते हैं। ऑलराइट, and when there is object then you get the reading, then you subtract the zero error from the reading to get the true value। नेगेटिव जीरो एरर की बात करते हैं, पहले ये देख। सो नेगेटिव जीरो एरर का मतलब है कि जो वर्नियर का जीरो है वो भी लेफ्ट में है मेन स्केल के, ठीक है। So let's say अभी 7th of the vernier is coinciding with one of the main scale divisions। अब यहाँ पर यहाँ पे नो ऑब्जेक्ट, देयर इज नो ऑब्जेक्ट, सो आइडियली 0 0 कोइंसाइड करना चाहिए, बट अभी वर्नियर स्केल का 0 लेफ्ट में है, कुछ तो डिफेक्ट के कारण जो भी है। तो इफ आई वांट टू फाइंड द रीडिंग हियर, मेन स्केल रीडिंग कितना होगा, सो अभी स्केल पे तो लिखा नहीं है, बट अपने को तो पता है नंबर लाइन पे 0 के लेफ्ट में क्या होता है -1, करेक्ट। तो मेन स्केल रीडिंग कितना हो जाएगा -1 मिलीमीटर। वही सेम एग्जांपल यूज करो प्रीवियस एग्जांपल की तरह, जहाँ पे 10 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइडेड विद 9, तो लीस्ट काउंट 0.1 था। ओके, तो मेरा जो जीरो एरर है यहाँ पर दैट वुड बी मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट विच इज 0.1 निकाला था अपन ने इनटू वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विच इज 7, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड नेगेटिव जीरो एरर बिकॉज वो जीरो एरर नेगेटिव आ रहा है। सो इसका मतलब क्या है कि व्हेन द रीडिंग शुड बी 0, द रीडिंग इज एक्चुअली गिविंग अस अ नेगेटिव वैल्यू, मतलब द रीडिंग इज 0.3 मिलीमीटर लेसर देन द ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू यहाँ पे 0 है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज नॉट प्लेस्ड, but the reading is 0.3 minus 0.3, so the reading is 0.3 lesser than the true value. So I can still use true value is reading minus zero error. I can still use this expression provided तुम zero error को साइन के साथ डालो, ठीक है। तो बेसिकली मेरा रीडिंग इज 0.3 लेसर देन द ट्रू वैल्यू, तो हर रीडिंग में ऑब्जेक्ट के रीडिंग में मुझे 0.3 ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे अगर तुम जीरो एरर को साइन के साथ डालोगे तो वैसे ही हो जाएगा।
So for example, in our previous case, when I had placed the object, रीडिंग ऑफ ऑब्जेक्ट 2.2 निकाला था ना अपन ने प्रीवियस एग्जांपल में, तो ट्रू वैल्यू कितना हो जाएगा? इफ यू हैव दिस सिचुएशन, ट्रू वैल्यू वुड बी 2.2 माइनस 0 एरर विच इज माइनस 0.3. ठीक है, सिंपल ही है. बस वो 0 एरर का मतलब ये ध्यान रखना कि नेगेटिव 0 एरर में मेंस के रीडिंग -1 होगा. वो अभी -1 लिखा नहीं है, बट वी नो नंबर लाइन पे 0 के लेफ्ट में -1 है. ऑलराइट, यू कैन आस्क मी कि अपने को कैसे पता कि -1 है, -2 है, -3 है. तो इतना तो खराब अपना वर्नियर कैलिपर नहीं होगा कि वो वर्नियर स्केल इतना लेफ्ट में चलेगा कि वो -2 के लेफ्ट में, -2 के राइट में आ गया. ठीक है, मेंस के रीडिंग -2 हो गया, दैट इज मतलब वो इतना लेफ्ट में जाए, मतलब वो खराब हो गया, मतलब वो वी अज्यूम कि उतना गंदा वर्नियर कैलिपर नहीं है. ओके, देख लो. Let's look at a question that came in JEE 2024. A vernier caliper has 20 divisions on the vernier scale and 19 on main scale. Least count 0.1 मिलीमीटर दिया गया and 1 main scale division का वैल्यू पूछा गया. Okay, तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, because I can write कि 20 divisions, 20 vernier scale division equals 19 main scale division. Correct? So 1 vernier scale division is 19 by 20 main scale division. Now least count is 1 MSD minus 1 VSD. तो ये बन जाएगा 1 मेन स्केल डिवीजन बाय 20. लीस्ट काउंट कितना दिया? 0.1 मिलीमीटर. सो 1 मेन स्केल डिवीजन वुड बी 20 into 0.1 मतलब 2 मिलीमीटर. आंसर इज 2. देख लो. लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन दैट केम इन JEE 2020. लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज 1 मिलीमीटर. ध्यान से देखना क्या लिखा है, लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर इज 1 मिलीमीटर. तो ये वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट नहीं, उसका मेन स्केल का लीस्ट काउंट है. बेसिकली दिस इज अनदर वे ऑफ सेइंग the main scale division, one main scale division is equal to 1 millimeter, right? Now the vernier scale, VS vernier scale is divided into 10 divisions which coincide with 9 main scale division. तो least count of one vernier scale division कितना बन जाएगा? 9 by 10 main scale division, so 0.9 millimeter, and therefore least count would be 1 main scale division minus 1 vernier scale division, 0.1 millimeter. ठीक है, तो this is the least count of the vernier calipers. लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल मतलब वो मेन स्केल डिवीजन की बात कर रहा है. ओके, व्हेन द जॉज टच ईच अदर देन द 7th वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड्स विद सम मेन स्केल डिवीजन विद द 0 ऑफ द वर्नियर स्केल टू द राइट ऑफ द 0 ऑफ द मेन स्केल. मतलब ये अगर मेन स्केल है तो यहाँ पर मेरा वर्नियर स्केल है, उसका 0 इज टू द राइट ऑफ द 0 ऑफ द मेन स्केल. ठीक है, एंड कुछ 7th कोइंसाइड, मतलब ये पॉजिटिव 0 एरर है. तो कितना बन जाएगा 0 एरर? तो 0 एरर वुड बी इक्वल टू 0, मेन स्केल रीडिंग इज 0 प्लस 7 इंटू लीस्ट काउंट, तो 0.7 मिलीमीटर. ओके, अच्छा फिर क्या बोला गया? When this vernier caliper is used to measure the length of the cylinder, 0 of the vernier scale is between 3.1 and 3.2 centimeters of the main scale division, of course. So main scale reading कितना बन गया? ये मेन स्केल है, वर्नियर स्केल ऐसा है, तो यहाँ पे 3.1 है, यहाँ पे 3.2 सेंटीमीटर. तो मेन स्केल रीडिंग कितना बन गया? 3.1 सेंटीमीटर. ठीक है, 4th डिवीजन कोइंसाइड्स, तो मेरा पूरा रीडिंग कितना बन जाएगा? 3.1 प्लस लीस्ट काउंट विच इज 0.7 मिलीमीटर. सो 0.07 मिलीमीटर, 0.07 सेंटीमीटर इंटू द 4th डिवीजन, 0.01 सॉरी इंटू 4th कहा गया 0.1 मिलीमीटर लीस्ट काउंट था. सो 0.1 को मैं 0.01 सेंटीमीटर लिख रहा हूँ इंटू 4th डिवीजन. ठीक है, मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इंटू द डिवीजन दैट कोइंसाइड्स. तो ये कितना बन जाएगा? 3.14 सेंटीमीटर. ऑलराइट, बट एक्चुअल लेंथ कितना होगा उसमें से हमें 0.7 सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब दिस इज 0.07 सेंटीमीटर्स. सो माय एक्चुअल वैल्यू वुड बी 3.14 माइनस 0.07 विच इज 3.07 सेंटीमीटर. ठीक है, देख लो. लेट्स कम टू स्क्रू गेज. तो स्क्रू गेज में आई हैव एक ऑब्जेक्ट है, दिस इज द फिक्स्ड क्लैंप, दिस इज अ मूवेबल क्लैंप. दिस मूवेबल क्लैंप इज कनेक्टेड टू द सर्कुलर स्केल. ठीक है, तो ये मेरा सर्कुलर स्केल बन गया. कैसे कनेक्टेड मैं बताता हूँ. ये मेरा मेन स्केल या लीनियर स्केल. ठीक है, तो इट इज कनेक्टेड इन सच अ मैनर कि इट फॉलोज द राइट हैंड रूल. इसका मतलब क्या कि अगर मैंने ऑब्जेक्ट साइज बढ़ाया तो ये जो मूवेबल क्लैंप है वो राइट में शिफ्ट होगा, और राइट में शिफ्ट होगा तो ये सर्कुलर स्केल भी साइमल्टेनियसली रोटेट करेगा. वो कैसे रोटेट करेगा? कंसिडर योर राइट हैंड एंड बिकॉज यू आर मूविंग दिस
द थंब इज ऑन द मूवेबल क्लैंप, यू मूविंग द क्लैंप टू द राइट, तो ये ऐसे रोटेट करेगा, ठीक है। मतलब जो ऊपर वाले मार्किंग्स है वो एक एक करके नीचे आते जाएंगे, ठीक है, ऐसे रोटेट करेगा। इफ यू डिक्रीज दिस डिस्टेंस तो यू आर पुशिंग द क्लैंप, मूवेबल क्लैंप टू द लेफ्ट, तो ये कैसे रोटेट करेगा, इस तरीके से, बिकॉज राइट हैंड रूल, एज द थंब गोज टू द लेफ्ट द सर्कुलर स्क्वेयर रोटेट्स इन दिस मैनर, ओके। एज द थंब कम्स टू द राइट, मतलब मूवेबल क्लैंप कम्स टू द राइट, वो इस तरीके से रोटेट करेगा, ओके। तो जैसे ये रोटेट करता है ये साथ में राइट में मूव भी करेगा अकॉर्डिंग विथ दिस मूवेबल क्लैंप, thereby revealing more and more of the main scale divisions, ठीक है। जितना ज़्यादा ऑब्जेक्ट साइज है उतना ज़्यादा मेन स्केल डिवीजन रिवील होगा। तो हाउ डू यू टेक द रीडिंग, इट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो सबसे पहले तो वी डिफाइन पिच। पिच इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सर्कुलर स्केल अलॉन्ग द मेन स्केल, मतलब कितना डिस्टेंस ऐसे लीनियरली ट्रेवल करेगा इन वन रोटेशन। एक पूरा इसको रोटेट किया तो वो कितना राइट में ट्रैवल करेगा ऐसे, करेक्ट। तो यूजुअली क्वेश्चंस में मैं एग्जांपल के थ्रू ही बताता हूँ। लेट्स से नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स, सो लेट्स से क्वेश्चन ऐसा बोलेगा कि द सर्कुलर स्केल मूव्स 10 मिलीमीटर्स इन 10 रोटेशंस। 10 बार उसको रोटेट किया तो 10 मिलीमीटर मूव कर, इसका मतलब पिच कितना हो जाएगा 1 मिलीमीटर, करेक्ट। 1 रोटेशन में कितना मूव करेगा 1 मिलीमीटर, ओके। अच्छा, फिर लीस्ट काउंट इज गिवन बाय पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स। पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स, इसका मतलब क्या कि सपोज सर्कुलर स्केल, टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स इज 50 डिविजन्स मार्क किए हुए, ठीक है। सो 1 फुल रोटेशन पे वो 1 मिलीमीटर मूव करता है। 1 फुल रोटेशन मतलब 50 डिविजन्स क्रॉस किए, 50 डिविजन ऐसे मूव हुए, करेक्ट। तो एक डिवीजन मूव होने पे सर्कुलर स्केल का, एक डिवीजन मूव करने पे तो कितना शिफ्ट होगा राइट में, दैट इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस यू कैन मेजर ऑन द मेन स्केल। सो in this case, in our example, the least count would be pitch divided by number of circular scale divisions, तो 1 मिलीमीटर divided by 50, ठीक है। तो ये बन जाएगा 0.02 मिलीमीटर। So this is the smallest distance I can measure on the main scale, ठीक है। बस फिर तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जैसे कि यहाँ पर लेट्स से वन मेन स्केल डिवीजन इज 1 मिलीमीटर, यहाँ पे मार्किंग है 0, 1, 2 ऐसा मार्किंग है। तो मेन स्केल रीडिंग कितना है 2, और यहाँ पे ये जो सर्कुलर स्केल का डिवीजन जो कोइंसाइड कर रहा है वर्नियर जैसा ही है फॉर्मूला। तो लेट्स से दिस इज 32, ओके। 32 कोइंसाइड कर रहा है, 32, 33, 34, 31, 30 ऐसा मार्किंग्स है, ओके। सो माई रीडिंग वुड बी मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू द सर्कुलर स्केल डिवीजन दैट कोइंसाइड्स। तो यहां पर मेन स्केल रीडिंग कितना है 2 मिलीमीटर। जो सर्कुलर स्केल के लेफ्ट में जो मेन स्केल है रीडिंग है वो वाला, प्लस लीस्ट काउंट कितना है, ये इसी एग्जांपल में बात करें 0.02 इंटू सर्कुलर स्केल डिवीजन दैट कोइंसाइड्स, वो कितना है यहाँ पर 32, ठीक है। ये कौन सा कोइंसाइड कर रहा है वो 32, तो दैट विल बी 2.64 millimeter. Alright, so that is the width of this object. Very straightforward. देख लो. Let's look at zero error in screw gauge. तो zero error में ये मेरा main scale है and this is my circular scale. तो zero error is very similar to vernier scale कि suppose यहाँ पे मेरा zero of the main scale है. So when there is no object, अगर no object है तो ideally zero of the circular should coincide with the reference line, है ना? ये ऐसा दिखना चाहिए, correct? So however हो सकता है कि यहाँ पर कुछ let's say 23 ऐसा कुछ बता रहा है. इसका मतलब कुछ तो रीडिंग है, वो कितना रीडिंग हो जाएगा? मेन स्केल रीडिंग इज 0 प्लस लीस्ट काउंट. लेट्स मी यूज द प्रीवियस एग्जांपल जहाँ पे लीस्ट काउंट वाज 0.02 मिलीमीटर इंटू 23.
ठीक है, सो यही मेरा जीरो एरर हो गया, दिस इज व्हाट वी विल कॉल एज पॉजिटिव जीरो एरर, ऑलराइट। तो मेरा ट्रू वैल्यू would simply be the reading when the object is placed, जो रीडिंग मिला माइनस जीरो एरर, ऑलराइट, सिंपल है। क्योंकि अभी हर रीडिंग इज 0.46 मोर देन द करेक्ट वैल्यू, करेक्ट वैल्यू जब जीरो है तो रीडिंग 0.46 पता है, तो उतना सा पटाक करना पड़ेगा। एंड सिमिलरली नेगेटिव जीरो एरर के केस में स्क्रू गेज लेफ्ट में आ जाएगा, द सर्कुलर स्केल रादर लेफ्ट में आ जाएगा, तो व्हेन देयर इज नो ऑब्जेक्ट, तो ये जो जीरो है, जीरो पीछे छुप गया, या फिर यू कैन से कि द जीरो मार्क ऑन द मेन स्केल gets hidden, और sometimes they use the word barely visible, ठीक है। इसका मतलब स्क्रू गेज अभी लेफ्ट पे आ गया, सो यहाँ पर लेट से, अब यहाँ पर लेट से 44 मार्क है, ओके। तो मेरा मेन स्केल रीडिंग क्या होगा, -1, -1 पे लिखा नहीं होता है ऑन द स्केल, बट अपने को पता है जीरो के लेफ्ट में क्या है, -1, सो -1 विल बी द मेन स्केल रीडिंग, सो मेरा जीरो एरर वुड बी, रीडिंग कितना होगा, -1 प्लस लीस्ट काउंट 0.02 इंटू 44, ठीक है। तो ये बन जाएगा -0.12, करेक्ट, देख लो। फिर से वही अपन करेंगे, ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू रीडिंग माइनस जीरो एरर, बस यहाँ पर जीरो एरर इटसेल्फ इज नेगेटिव, क्योंकि जब मेरे को जीरो वैल्यू चाहिए तब मुझे एक्चुअली क्या मिल रहा है, -0.12, तो लेसर मिल रहा है, तो उतना अपने को ऐड करना पड़ेगा। सो विद द साइन इंक्लूड करो जस्ट लाइक इन वर्नियर कैलिपर्स, तो मुझे ट्रू वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑलराइट, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, देख लो। Let's look at a question that came in J 2025. Least count of a screw gauge is 0.01 millimeter. If the pitch is increased by 75% and the number of circular scale divisions is reduced by 50%, the new least count is how much? तो least count का क्या फॉर्मूला होता है, जो 0.01 है, that is pitch divided by the number of circular scale divisions, correct? ये है। अब मेरा new least count is the new pitch is increased by 75%, मतलब क्या कि the new pitch is going to be the old pitch into 1.75, सोचो 75% से बढ़ा दिया, so 0.75 into old pitch से increase किया, तो older pitch plus 0.75 into older pitch, ठीक है। तो 1.75 pitch into 1.75 लिखता हूँ, and the new number of circular scale divisions वो 50% से कम कर दिया, तो मतलब old number of circular scale divisions into 0.5, सोचो जैसे कि अगर 100 सर्कुलर स्केल डिविजन्स थे पहले, तो अभी 50% से कम कर दिया, मतलब अभी 50 कर दिया, ठीक है। सो कितना बन जाएगा, 1.75 डिवाइडेड बाय 0.5 इंटू ओल्ड पिच डिवाइड बाय ओल्ड नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन विच इज 0.01, ठीक है। तो बस अभी देखना है कितना हो जाएगा, तो ये एक जीरो से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये डेसिमल हटा देता हूँ, 175 by 50, तो 25 into 2, 25 into 7, ठीक है। फिर कितना बन जाएगा ये, 0.07 डिवाइड बाय 2, ये किस में है, मिलीमीटर में, ओके। सो 0.07 डिवाइड बाय 2 वुड बी 0.035 मिलीमीटर, ओके, देख लो। लेट्स कम टू यूनिट्स डायमेंशंस। तो SI यूनिट्स का जो क्वांटिटीज है SI यूनिट्स में, वो फटाफट देख लेते हैं। मास, टाइम, लेंथ, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट एंड लुमिनस इंटेंसिटी। तो दीस आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल मतलब दे कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ईच अदर, दे आर ऑल इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। एवरी अदर क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ दीज क्वांटिटीज, ठीक है। तो ये पूरा सेट मेरा फंडामेंटल सेट ऑफ यूनिट्स है, SI यूनिट्स। तो ये सारी यूनिट्स लिखा मैंने, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, लेंथ का मीटर, करंट का एम्पियर, टेम्परेचर का केल्विन, अमाउंट का मोल, एंड लुमिनस इंटेंसिटी इज समथिंग रिलेटेड टू ब्राइटनेस, जिसका यूनिट कैंडेला है। इसके बारे में कुछ अपने सिलेबस में है नहीं, ओके। वन यूजुअली डाउट जो स्टूडेंट्स को रहता है SI यूनिट्स में कि चार्ज फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है SI यूनिट्स में, करंट इज टेकन एज द फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। वो अपन याद रखेंगे। And historically, current was easier to measure than charge, so current was taken as the fundamental quantity in SI units, all right? And in addition to these, we have some supplementary quantities जो बहुत बार physics में use होते हैं, angle and solid angle,
ठीक है, एंगल का यूनिट्स इज रेडियन, सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन। तो ये दो चीज है वो डायमेंशनलेस है। अभी डायमेंशन मतलब क्या? डायमेंशन इज नथिंग बट एक्सप्रेसिंग the powers of any quantity in terms of these quantities, fundamental. So for example, I can write acceleration, or let me write velocity. I know velocity is length by time, correct? So dimension of velocity, this square bracket denotes dimension. मतलब क्या कि कितना लेंथ का पावर है, कितना टाइम का पावर है। लेंथ का पावर एल से रिप्रेजेंट करना, एल रेस टू 1 t रेस टू -1। 1 लिखना है नहीं लिखना है वो चलता है, इवन इफ यू डोंट राइट 1 इट्स फाइन। L1 t power -1 is the dimension of velocity. That is how we express it in terms of the powers of velocity, powers of the fundamental quantities. ठीक है। एक्सेलरेशन का अगर मैं डायमेंशन पूछूं तो मुझे पता है वो वेलोसिटी बाय टाइम है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है उसका यूनिट, तो L1 t -2. So that's what I said कि एंगल एंड सॉलिड एंगल आर डायमेंशनलेस, बिकॉज एंगल को मैं लेंथ बाय लेंथ होगा, जैसे कि आर्क लेंथ है डिवाइडेड बाय रेडियस, करेक्ट। एंगल थीटा इज L बाय R। ऊपर वाले का भी डायमेंशन कितना है? L, नीचे भी रेडियस L। तो क्या बन गया मेरे पास? बेसिकली वी राइट इट एज, यू कैन राइट एज 1 मतलब L रेज टू 0। बेसिकली कोई है ही नहीं, इट इज डायमेंशनलेस, बट वी कैन स्टिल असाइन यूनिट अपन असाइन करते हैं, so that the other person who's reading your reading what you've written the angle is or some quantity is 45 some quantity is 1 radian, तो रेडियन मतलब उसको पता चल जाएगा हाँ यू आर टॉकिंग शायद अबाउट द एंगल, ओके, इवन दो इट इज यूनिटलेस। तो इफ यू सिंपली राइट दिस क्वांटिटी इज 1, तो दूसरे पर्सन को समझ में नहीं आएगा कि किस क्वांटिटी के बारे में बात करें। सो दैट इज वेयर द यूनिट्स कम इनटू प्ले, बट डायमेंशन कुछ नहीं है इन दोनों चीज़ों का, ठीक है। सॉलिड एंगल रिमेंबर वाज एरिया डिवाइड बाय आर स्क्वायर्ड, एरिया में भी लेंथ का स्क्वायर है, आर स्क्वायर में भी लेंथ का स्क्वायर है, तो डायमेंशनलेस है, ऑलराइट, ठीक है। तो लेट्स जस्ट क्विकली कैलकुलेट डायमेंशंस ऑफ सम मोर क्वांटिटीज। पहले ये देख लो, तो फटाफट डायमेंशंस निकालते। फोर्स, एनर्जी, ये मेरा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, पीवी कोड एनआरटी वाला। मैग्नेटिक फील्ड, एप्सिलॉन नॉट, रेजिस्टेंस, सबका डायमेंशन फटाफट निकालते। तो फोर्स का डायमेंशन मास इनटू एक्सेलरेशन, सो मास इनटू एक्सेलरेशन मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना। एनर्जी फोर्स इनटू लेंथ, ठीक है। गैस कांस्टेंट, सो गैस कांस्टेंट के लिए आई कैन राइट R इज इक्वल टू PV बाय NT, करेक्ट। तो डायमेंशन ऑफ गैस कांस्टेंट वुड बी, अच्छा अभी PV का व्हाट इज यूनिट ऑफ PV? एनर्जी, PV इज एनर्जी ना, तो आई कैन राइट ऊपर एनर्जी का डायमेंशन आ जाएगा, एंड नीचे n मतलब नंबर ऑफ मोल्स, अमाउंट का डायमेंशन वाज मोल, ठीक है। तो उसको मैं मोल से रिप्रेजेंट करता हूँ, MOL, एंड दिस इज टेम्परेचर, तो टेम्परेचर को मैं K से रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। तो अब ये जो नोटेशन है वो क्वेश्चन में देख लेना क्या नोटेशन यूज किया है, ठीक है। हो सकता है थीटा यूज किया है टेम्परेचर के लिए नोटेशन या कुछ और, तो वो देख लेना, यूजुअली K यूज करते हैं, राइट। तो ये हो जाएगा M1 L2 T-2 मोल इनवर्स K, ठीक है। ये टेम्परेचर, ये अमाउंट के लिए डायमेंशन यूनिट है मोल, ऑलराइट। अच्छा, अब मैग्नेटिक फील्ड, एप्सिलॉन नॉट और रेजिस्टेंस तुम ट्राई करो। एक करंट के लिए डायमेंशन ऑफ करंट को I ले लो, ऑलराइट, ट्राई इट आउट, ऑलराइट। मैग्नेटिक फील्ड, सो मैग्नेटिक फील्ड के लिए कैन आई राइट बेस्ट वे वुड बी F इक्वल टू QVB, वो वाला फॉर्मूला यूज करता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन वुड बी डायमेंशन ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ चार्ज इनटू वेलोसिटी, करेक्ट। या फिर ILB भी बेटर है ना, बिकॉज लेट मी राइट F इक्वल टू ILB, दैट इज बेटर बिकॉज करंट के लिए डायरेक्ट अपने पास करंट ही वन ऑफ द फंडामेंटल सेट ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स का क्वांटिटी है। सो फोर्स के लिए तो मुझे पता है M1 L1 T-2, करंट तो I ही है और लेंथ इज L1, तो दिस विल बिकम M1 I-1 T-2, ठीक है, ऑलराइट। एप्सिलॉन नॉट देख लेते हैं, तो एप्सिलॉन नॉट कौन से एक्सप्रेशन में अपीयर करेगा? फोर्स यूज कर लेता हूँ, तो फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये यूज़ करता हूँ. सो देयरफॉर डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट वुड बी डायमेंशन ऑफ क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय डायमेंशन ऑफ फोर्स. ऑलराइट, तो क्या बन जाएगा, Q मतलब करंट इनटू टाइम, सो दिस वुड बी I स्क्वायर T स्क्वायर. फोर्स तो मुझे पता है M1 L1 T माइनस 2 और R स्क्वायर मतलब L2. ठीक है, तो ये बन जाएगा M माइनस 1 L माइनस 3 T4 I2. ठीक है, ये सब कुछ याद नहीं रखना है, ये तो क्विकली यू शुड बी एबल टू डिराइव इट. और रेजिस्टेंस कहाँ पर आएगा, आई कैन यूज रेजिस्टेंस I स्क्वायर आर टी. ईजी है, हीट का पता है, हीट इज एनर्जी, तो वो तो पता ही है. सो आई कैन यूज द फॉर्मूला की I स्क्वायर आर टी यूज करता हूँ. तो रेजिस्टेंस का डायमेंशन वुड बी हीट बाय I स्क्वायर टी. तो हीट मतलब एनर्जी, ठीक है, जो अपन ने यहाँ पर निकाला, एनर्जी डिवाइड बाय करंट का स्क्वायर और टी. तो ये बन जाएगा M1 L2 T minus 3 I minus 2. Alright, I hope you were also able to get it. Simple here, देख लो. Let's look at a question that came in JEE 2025. What are the dimensions of capacitance in terms of M, L, T, C, where C is charge? So what is a relation that I have in terms of capacitance and charge? कुछ है क्या? एक तो एकदम straight obvious है कि capacitance is charge per unit potential. अब मुझे potential को नहीं involve करना है क्योंकि उसमें भी फिर से electric field वगैरह कुछ involve करना पड़ेगा. So instead, can I say that I have another relation between energy and capacitance. Energy is Q square by 2C, correct? So can I say कि capacitance का dimension is Q squared का dimension divided by energy का dimension. अब energy को लिखना easy है, force into length लिख सकता हूँ energy को, या फिर half mv squared लिख सकता हूँ. So half mv squared मतलब M1 and V squared मतलब L2 T minus 2. एंड ऊपर कितना बन जाएगा, उन्होंने चार्ज के लिए डायमेंशन C बोला है ना, तो C2, तो ये बनेगा C2 M minus 1 L minus 2 T2. ओके, देख लो. अब देखो इस तरीके का क्वेश्चन देखो, गैस बबल फॉर्म्स फ्रॉम एक्सप्लोजन अंडर वाटर ऑसिलेट्स, फाइंड हाउ द टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन E rho P, वेयर E is the energy of explosion, rho is the density of water and P is the pressure. तो अभी कुछ तो फिनोमेना हो रहा है जिसके बारे में अपने को फिजिक्स कुछ पता ही नहीं. कुछ तो एक्सप्लोजन हुआ अंडर वाटर, गैस बबल फॉर्म हुआ, इट स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग, जो भी है. when we are asked find the time, how time period depends on E rho P, then dimensional analysis will come into play because बाकी तो फिजिक्स अपने को कुछ पता नहीं है. ठीक है, so they are just asking us कि कैसा पावर्स का डिपेंडेंस होगा. बेसिकली you can write the time period as proportional to सब E raised to A, rho raised to B, P raised to C. तो A B C निकालना है. ठीक है, सो ट्राई इट आउट एंड टेक अ लुक एट माय सॉल्यूशन. तो एक तो ऐसा क्वेश्चंस में एक तरीका होता है कि इफ यू कैन एक्सप्रेस कोई फॉर्मूला वगैरह यूज करके यू कैन एक्सप्रेस व्हाट यू वांट टाइम इन टर्म्स ऑफ दीज क्वांटिटीज. बट ये कुछ ऑब्वियस तो है नहीं. इट्स नॉट वेरी ऑब्वियस टू मी कि एनर्जी, प्रेशर, रो से टाइम कैसे फॉर्म करेंगे. तो फिर अपन जस्ट ब्रूट फोर्स से करेंगे. ब्रूट फोर्स मतलब बिना सोचे करेंगे कि आई विल राइट एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ द फंडामेंटल डायमेंशंस. सो आई नो डायमेंशन ऑफ टी शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ, यहाँ पे प्रोपोर्शनल मतलब कुछ न्यूमेरिकल कांस्टेंट हो सकता है, उसका डायमेंशन तो कुछ है नहीं. तो डायमेंशन ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ई रेज टू ए, डायमेंशन ऑफ रो रेज टू बी, डायमेंशन ऑफ प्रेशर रेज टू सी. सो दिस इज T1. एनर्जी का कितना होता है, M1 L1 T माइनस L2 T माइनस 2 है कि नहीं. फोर्स इनटू लेंथ एंड फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन. ठीक है, डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, volume is L cube, and pressure is I can write pressure as let me write it as force by area. So I'll have force is mass into acceleration, M L1 T minus 2 is acceleration divided by area. ठीक है, ऐसा आ जाएगा. ऑलराइट, अब अपने को बस इक्वेट करते जाना है पावर्स. तो लेफ्ट हैंड साइड पे m का पावर तो 0 है, करेक्ट. तो m का पावर कितना है राइट हैंड साइड पे, a प्लस b प्लस c. तो एक इक्वेशन आ गया, a प्लस बी प्लस सी इज 0. फिर L का पावर क्या है, 2a माइनस 3b और दिस इज L रेज टू माइनस 1 माइनस सी. सो 2a माइनस 3b माइनस 3c इज 0. ठीक है, देखो L रेज टू 2a, L रेज टू माइनस 3b और ये L रेज टू ये L रेज टू माइनस 1 है ना, तो L रेज टू माइनस c. ऑलराइट, एंड फाइनली बेसिकली 3 साइमल्टेनियस इक्वेशंस आ रहे हैं.
एंड फाइनली आई हैव टी, तो टी का पावर 1 है और राइट हैंड साइड पे क्या -2a -2c, सो -2a -2c इज इक्वल टू 1। ऑलराइट, तो ये तीन इक्वेशंस अपने को बस साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। ओके, तो ये तो साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लोगे तुम एंड यू विल गेट दीस वैल्यूज। ठीक है, यू कैन सॉल्व इट ऑन योर ओन। ऑलराइट, देख लो। अनदर यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस इज अपन हमेशा कभी कभार चेक कर सकते हैं कि इक्वेशंस डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। इसका मतलब क्या कि जैसे इफ यू आर एडिंग टू क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग, दे मस्ट हैव द सेम डायमेंशंस। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कैसे भी कर सकते हो कोई भी क्वांटिटीज का, बट यहाँ पर a प्लस माइनस b अगर करें तो a एंड b मस्ट हैव द सेम डायमेंशन। इट डजंट मेक सेंस टू ऐड 1 मीटर एंड 1 किलोग्राम, करेक्ट? एक्सक्यूज मी। ठीक है, तो एंड ऑल्सो जैसे फंक्शंस है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, साइन के अंदर, कॉस के अंदर, या ln के अंदर, या e रेज टू समथिंग, ऑल ऑफ दीज मस्ट बी नंबर्स, मतलब दीज शुड बी डायमेंशनलेस, नहीं तो इट डजंट मेक सेंस। मतलब साइन ऑफ 1 मीटर ऐसा कुछ है ही नहीं, इसका मतलब फिजिकल मतलब ही नहीं है ना उसका। ठीक है, तो जैसे कि कैसा क्वेश्चन आ सकता है कि मेरे पास आई हैव प्रेशर इज इक्वल टू ऐसा है। ठीक है, लेट्स से दिस इज b/c। ओके, तो पूछा गया फाइंड द डायमेंशन t इज टाइम, कोई तो एक्सप्रेशन है ऐसा रैंडमली दिया मैंने, फाइंड डायमेंशन ऑफ a, b एंड c। ओके, ट्राई करो। ऑलराइट, तो पहले तो डायमेंशन ऑफ a मस्ट बी इक्वल टू प्रेशर, बिकॉज प्रेशर इज इक्वल टू a। यहाँ पर भी अगर मैं इक्वल टू c करूँ तो सबका डायमेंशन सेम होना चाहिए। ओके, यू कैन नॉट इक्वेट टू क्वांटिटीज ऑफ डिफरेंट डायमेंशंस। सो a का डायमेंशन तो प्रेशर के बराबर होगा। प्रेशर इज फोर्स बाय एरिया, सो m1 L1 T-2 इज फोर्स डिवाइड बाय एरिया, m1 L-1 T-2। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं फोर्स कैसे लिख रहा हूँ, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना, लेंथ 1 T-2। फिर b और c दोनों अननोन है, तो लेट मी लुक एट हियर। इसका डायमेंशन, एक्सपोनेंशियल में डायमेंशन कुछ नहीं होना चाहिए ना, डायमेंशनलेस होना चाहिए। डायमेंशनलेस मतलब एवरीथिंग रेज टू 0, उसको मैं 1 लिख रहा हूँ। तो देयरफॉर डायमेंशन ऑफ c मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a डिवाइड बाय डायमेंशन ऑफ t, करेक्ट? तो कुछ नहीं, दिस डिवाइड बाय t, m1 L1 T-3 और L-1, सॉरी। ओके, तो c का डायमेंशन आ गया। अब मैं b और c का डायमेंशन, b का डायमेंशन निकाल सकता हूँ, बिकॉज आई नो कि b बाय c का डायमेंशन मस्ट बी सेम एज प्रेशर। b बाय c का डायमेंशन, बिकॉज एक्सपोनेंशियल का तो कोई डायमेंशन है नहीं, सो b बाय c का डायमेंशन, a का डायमेंशन एंड प्रेशर का डायमेंशन शुड बी सेम। सो लेट मी राइट इट हियर कि b बाय डायमेंशन ऑफ c शुड बी इक्वल टू dimension of pressure, which is this m1 L-1 T-2, so the dimension of b, this into dimension of c, dimension of c is ये, so just इन दोनों को multiply करना है, so m2 L-2 T-5। alright, देख लो। Let's look at a question that came in JEE 2025. Velocity v as a function of time is given by at square plus bt over c plus t. Dimension of abc कितना है ये पूछा गया। तो सबसे पहले डायमेंशन ऑफ 8t स्क्वायर्ड इज डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी विच इज L1 T-1, करेक्ट? ये इक्वल है, तो डायमेंशन ऑफ a कितना बन जाएगा, L1 T-3। फिर डायमेंशन ऑफ c तो t के बराबर ही है, ऐड हो रहा है। एंड फाइनली डायमेंशन ऑफ bt इज द सेम, सी bt डिवाइडेड बाय c प्लस t, सो bt का डायमेंशन डिवाइडेड बाय टाइम का डायमेंशन शुड बी सेम एज वेलोसिटी का डायमेंशन। velocity is length per unit time, so dimension of b टाइम तो कट गया, is the same as L1 T-1। ओके, अब बस मल्टीप्लाई करना है a, b and c। L1 मतलब L2 बन जाएगा, T-3 t and T-1 मतलब T-3। so this will be the dimension of ABC। देख लो। Let's look at a question that came in JEE 2025. Electric flux phi equals a sigma plus beta lambda. Lambda and sigma are linear and surface charge densities, ये बोला गया। What is the dimension of alpha by beta? Alpha, ये alpha होना चाहिए। What is the dimension of alpha by beta? It has the same dimensions of what? ठीक है, तो सबसे पहले कहना है कि dimension of alpha sigma should be dimension of beta lambda, correct? Now sigma का dimension is charge per unit length, charge per unit area, sorry, मतलब length squared, and lambda is linear surface, linear charge density,
लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ, सिग्मा वाज सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। सो डायमेंशन ऑफ चार्ज कट गया, डायमेंशन ऑफ अल्फा बाय बीटा बिकम्स इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एल स्क्वायर बाय एल, मतलब डायमेंशन ऑफ एल मतलब डायमेंशन ऑफ लेंथ मतलब डिस्प्लेसमेंट। ओके, देख लो। लेट्स आल्सो लुक एट हाउ टू चेंज द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि इन द न्यू सिस्टम one unit of mass, let's say 0.1 kg, 1 unit of length, it's let's say 100 meters, and 1 unit of time is let's say 0.001 seconds, ठीक है, ऐसे randomly लिया। तो in the new unit, what will be the conversion between the between quantities in the new system and our SI system? तो one new unit of force इस सिस्टम में is how many newtons, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट। सो ऐसा क्वेश्चन करने का तरीका बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जस्ट राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द डायमेंशन ऑफ फोर्स। डायमेंशन ऑफ फोर्स मुझे पता है क्या है, m1 l1 t-2, करेक्ट। सो वन न्यू यूनिट ऑफ फोर्स इज m⁻⁴, तो मास कितना है 0.1 kg, raised-1, लेंथ कितना है 100 मीटर, and t⁻², so this is 10⁻³ seconds, correct? So that will be 10⁻⁻6 seconds. ये मीटर है, ठीक है, second⁻², alright, because ये t⁻² है ना। बट यू कैन सी किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर तो ऐसा यूनिट है, तो वो तो न्यूटन बन गया, करेक्ट। आई कैन राइट 1 न्यूटन इज 1 किलोग्राम 1 मीटर 1 second⁻², है कि नहीं। तो कैन यू सी कि 1 यूनिट ऑफ फोर्स, 1 न्यू यूनिट ऑफ फोर्स कितना है 0.1 into 100 into 10⁻⁻⁶, करेक्ट। सो दिस विल बी 10⁻⁴ 10⁻⁵ न्यूटन्स, ठीक है। ओ सॉरी, यहाँ पे 10⁻+6 होना चाहिए ना, 10⁻⁻³ raised to -2 तो +6 हो जाएगा। सो दिस विल बिकम 10⁻⁸ 10⁻⁻1, सो दिस विल बिकम 10⁻⁷ न्यूटन्स। ओके, वन न्यू यूनिट ऑफ फोर्स 10⁻⁷, बस मेरा मिस्टेक चेक कर लेना। Alright, I hope you've understood how to solve such questions. बहुत ही straightforward है, just express the quantity in terms of the dimensions. Just replace new system and old system, दोनों में replace करके divide कर दो, देख लो। That's it for today. I will see you next time and I will see you at the top.